18 जनवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल के कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं, कुछ मेजर हाइलाइट्स हैं, कुछ टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे, 2-3 एडिटोरियल्स हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा एथिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस होता है। उसमें आज हम लोग केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी कवर करेंगे। 17 जनवरी 2023 यानी कि कल के टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। यूएन की एक रिपोर्ट आई थी, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की। इसमें बताया गया था कि एल्डरली पॉपुलेशन जो है ना, दे आर एक्सपेक्टेड डबल हो जाएंगे आने वाले 3 दशकों में। तो इंडिया के अंदर 2011 में 9% हमारे पॉपुलेशन ऐसी थी जो एल्डरली थी 65 ईयर्स एंड अबव। 2036 तक वो 18% एंड अबव हो जाएगी। देन वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात की जा रही थी। तो रिसेंटली AIADMK के एक लीडर हैं, उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया था। तो वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर यानी कि कंट्री के अंदर जनरल इलेक्शन जो कि लोकसभा के होते हैं, पार्लियामेंट वाले, और जो स्टेट वाले होते हैं, स्टेट असेंबलीज के, वो सब एक ही टेन्योर में होते हैं। ऐसा नहीं कि कभी किसी महीने में किसी स्टेट का हो रहा है, फिर जनरल इलेक्शन का भी हो रहा है। वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, ये वो डिप्लोमेसी जिसको चाइना आजकल यूज़ करता है। 1970s-80s में डेंग जाओपिंग के द्वारा पहले पुरानी एक ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया जाता था। चाइना आज के डेट में ऐसा कहता है कि हमारे प्रति बहुत सारी बायसनेस है, तो हम लोग अपनी बात को सामने रखने के लिए वी आर बिकमिंग असर्टिव, एंड इसलिए हम लोग थोड़ा सा उस बायसनेस को ख़त्म करने के लिए एंड टेलिंग द वर्ल्ड द स्टोरी ऑफ चाइना, है ना। तो वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो है, इसके कारण बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स भी मिला है चाइना को खुद के बारे में। हालांकि चाइना ने अपने प्रति बहुत सारे बैकलैश भी प्रोवोक किया था वर्ल्ड में। डेली हीट स्ट्रेस के कारण कोरल्स का काफ़ी नुकसान हो रहा है इन कंपैरिजन टू ओशन एसिडिफिकेशन। आरोग्य मैत्री का प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसमें रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इसको ग्लोबल जो समिट हुई थी हमारी, ग्लोबल साउथ समिट, उसके दौरान इसके बारे में रिलीज़ किया था। आज भी हम लोग कुछ 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। यूरेनियम कंटेमिनेशन जो है वाटर के अंदर, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। WHO ने कहा था कि जो परमिसिबल लिमिट है वो है 30 ppb। इंडिया में पंजाब और ज़्यादा अफेक्टेड है, उसके बाद हरियाणा है। देन रिवॉर्ड करके एक प्रोजेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू रिजुविनेटिंग द वाटर शेड एग्रीकल्चर रेजिलियंस के लिए। मार्ग एक मेंटरशिप वगैरह के लिए, स्टार्टअप्स वगैरह के लिए। बासमती राइस को फूड सेफ्टी जो FSSAI था, इन्होंने कुछ इनके आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स बताए थे इनके बारे में, क्योंकि इंडिया के अंदर 2/3 जो होती है ग्लोबल सप्लाई राइस की, वो इंडिया में होती है। देन वी टॉक्ड अबाउट कि एक्सपोर्ट्स थोड़े से 12.2% तक गिर गए थे, और मैंने कहा था कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डेटा ना एग्जाम से बिल्कुल फ्रेश पता करके जाना चाहिए, क्योंकि डेली न्यूज़ में आ रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी कि रिचेस्ट 1% जो है ना कंट्री के अंदर, वो हमारी कंट्री की 40% वेल्थ को ऑन करते हैं। कोविड-19 का XBB जो था, ये थोड़ा सा स्प्रेड हो रहा था। देन वी टॉक्ड अबाउट कि दिल्ली के CM और LG के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी रिसेंटली। तो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट की साइड से जो टीचर्स इनको फिनलैंड जाना था, उनको रोक दिया था। तो गवर्नमेंट ने क्लेम किया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने, कि हम हमारे इन टीचर्स को क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो LG ने कहा था कि हम लोग जाने को रोक नहीं रहे, हम लोग बस ये पूछ रहे हैं इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा। फिर गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी सारे ब्लेम दिए गए थे कि दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही थी कि हमारे पास कुछ रिजर्व ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, वो हम रिजर्व सब्जेक्ट्स के अलावा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर भी लॉ बनाते हैं, और वो हमारे जो सेक्रेटरी होते हैं ना, चीफ सेक्रेटरी, उनके थ्रू उन सारे ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मीटिंग वगैरह नहीं हो पाई है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कैंपेनिंग में बिजी थे, वरना कायदे से हर वीक इनकी मीटिंग होनी चाहिए। एंड उसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर ये भी क्लेम किया गया था कि उनकी 164 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट थी। इसको लेकर के गवर्नमेंट ने कहा था कि आप ये इसको नोटिस में डाला था थ्रू द गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो उन्होंने कहा कि बाकी स्टेट्स में तो ऐसा नहीं होता कि जो गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह जो होते हैं, वो किसी ऑफिशियल के थ्रू गवर्नमेंट के पास ही मैसेज भिजवाएं कि इतना एडवर्टाइजमेंट में लगा था, वो रिटर्न करो। तो दोनों के बीच में काफ़ी कुछ चला था, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नर को लेकर के। 2021 में एक क्वेश्चन आया भी था दिल्ली गवर्नमेंट का और दिल्ली के जो LG को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, उस पर क्वेश्चन आया था। देन वी टॉक्ड अबाउट कि इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे। उसके रूल नंबर 14 को लेकर के केरला गवर्नमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा था कि अब होगा क्या ना, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होंगी ना, उनके जो प्राइसेस वगैरह में जो भी चेंजेस होगा ना, जो वेरिएबिलिटी होगी बिकॉज ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ फ्यूल प्राइस, तो वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास चला जाएगा। इन्होंने कहा कि कंज्यूमर का ऐसा बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। आप एक काम करो, पहले क्या होता था कि आप क्वार्टरली ना रेगुलेटरी कमीशन के पास जाता था वो, अब वो कह रहे कि डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वही चीज़ रखो ना, उस क्वार्टरली कमीशन के पास जाते रहने दो, तो कंज्यूमर के पास बर्डन नहीं जाना चाहिए। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस कि साइबर थ्रेट्स वगैरह की सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना रिसेंटली कुछ डिसीजन लिया था डिजिटल पेमेंट्स को इंक्रीज को और बढ़ाने के लिए, और कुछ बताया भी गया था कि किस तरीके से NPCI ने और UPI ने इंडिया के अंदर जो ट्रांजेक्शन थे उनको बहुत इंक्रीज़ करवाया था।
तो बस यही बताया गया था कि इसको साइबर थ्रेट से थोड़ा सा बचा के रखना है एंड गवर्नमेंट को इसे प्रमोट करते रहना है। देन रीडिंग फ्रॉम द फंड, G20 की जो यूथ समिट, जो साउथ समिट हुई थी, उसके बारे में बात की गई थी कि इंडिया चाह रहा था कि कैसे UNSC का जो परमानेंट 5 और G7 जो है किस तरीके से ये वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं। हम लोगों को कोशिश ऐसे करनी चाहिए कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहिए जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज जो डोमिनेट करें, एक के ऊपर सारा फोकस नहीं होना चाहिए। दैन ChatGPT जो कि ओपन AI का एक बड़ा ही पॉपुलर प्रोग्राम चल रहा है आजकल, इसमें जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसको लेकर के कुछ प्लेगरिज्म के एंड मैलिशियस इंटेंशन के कुछ सवाल उठाए गए थे, एथिक्स को लेकर के क्वेश्चन है आपका। तो उन्होंने कहा था कि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग कोड्स भी बना के दे देता है, गलत कोड को सही कर देता है, स्कूल के बच्चों के ऐसे वगैरह लिख देता है, असाइनमेंट कंप्लीट कर देता है। न्यूयॉर्क के अंदर तो बहुत जगह पर उन्होंने स्कूल में वगैरह में इस तरह की ऐप्स का ब्लॉक कर दिया गया, बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा था कि इसमें एक मतलब बहुत सारी चीज़ें, इसमें कुछ अच्छे फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, तो उसको लेकर के। लेकिन ओपन AI जो कंपनी जिसने से बनाया था वो कह रही है हम लोग इस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं अभी एंड इसे हम और इम्प्रूव कर रहे हैं, हम लोग आपके फीडबैक्स भी चाहते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट कि इसरो का जो मिशन है ना शुक्रयान वाला, वो शायद 2031 तक शिफ्ट हो जाएगा। प्लान किया गया था 2012 में कि 2024 में भेज देंगे, लेकिन कोविड वगैरह के कारण डिले हो गया। तो हमारे पास इसमें कुछ विंडोज़ होती हैं जो हर 19 महीने में ओपन होती है, तो 2026 में जाएगा या फिर 2028 में जाएगा। नहीं हुआ तो 2031 में जाएगा ये। अभी राइट नाउ चाइना जो है वो प्लान कर रहा है 2026-27 के आसपास। US और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो वो 2031 का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया के चंद्रयान 3 भी है, आदित्य L1 भी है। एंड हमारे 2017-18 से इसरो का बजट जो था वो 23% इंक्रीज़ भी हुआ था। अभी क्यों डिले हो रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं हो पाया। वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री का मुझे इतना लगा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला। ठीक है, हो गया हमारा रिवीजन कल का। आज के कुछ मेजर हाइलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, उन्होंने रिसेंटली दुबई के एक अल अरबिया TV के साथ इंटरव्यू किया था। वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सीरियस और सिंसियर टॉक्स करने हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे आसपास में जो नेबर है उसमें पीस मेंटेन रहे। अब उन्होंने कहा था कि बर्निंग पॉइंट्स हैं कुछ कश्मीर के, है ना, जो भी कश्मीर के अंदर हो रहा है वो सब रोका जाना चाहिए। तो इंटरव्यू में तो इन्होंने कहा था कि हम लोगों ने अपने पास्ट में जो भी हमारे साथ हुआ है, इंडिया के साथ हमारे 3 वॉर हुए थे और उन तीनों वॉर के अंदर हम लोगों के बहुत सारे रिसोर्सेज गए, है ना, उन सबको बचा करके हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग अपना पैसा गोला बारूद पे लगाएं, बल्कि उसको हम लोग हेल्थ पे, पॉवर्टी एलिमिनेट करने में, एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे लगाना चाहते हैं। Then he said कि we want to sit at the table and have serious and sincere talks, जो भी हमारे इश्यूज़ हैं कश्मीर के उनको बैठ कर रिजॉल्व करना चाहते हैं। फिर बाद में क्या होता है, इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इज़ शहबाज शरीफ, इनके PMO के ऑफिस से कॉन्टीन्यूसली कुछ ट्वीट्स आते हैं और ट्वीट में उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था कि इंडिया के साथ बातें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब इंडिया अपना आर्टिकल 370 को रिवर्स कर देगा, रिवोक कर देगा, और बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का जो मुद्दा था वो बीच में आता है। तो यही कहना चाहते हैं इन्होंने। और राइट नाउ पता होगा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि वहाँ लोगों के पास खाने के लिए आटे तक के पैसे नहीं है, और आटा है वो इतना बहुत महंगा मिल रहा है, फ्यूल की प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा इनको पाकिस्तान को इनके नियर बाय जो पड़ोसी हैं तालिबान की साइड से, वहाँ से टेररिस्ट के अटैक भी मिल रहे हैं बार बार। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ आवर नेबर एंड लेट्स बी वेरी ब्लंट, इवन अगर इंडिया हमारा नेबर नहीं भी होता तो भी हम लोग इनके साथ पीसफुल तरीके से प्रोग्रेसिव मैनर में आगे बढ़ना चाहेंगे, कोई भी हमारे बीच में प्रॉब्लम होगी उनको हम सुलझाना चाहते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है अभी रिसेंटली। देन वी हैव दिस यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उनकी सैंक्शंस कमेटी ने लश्कर के मक्की को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, क्योंकि बीजिंग ने, चाइना ने इसके ऊपर काफ़ी टाइम से होल्ड बना के रखा हुआ था। तो ये वाला ना आज एडिटोरियल में भी आया टॉपिक, एडिटोरियल में हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। ये टॉपिक है फिनिश द रिपोर्ट ऑन आइडेंटिफाइंग माइनॉरिटीज, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये भी हम लोग आज डिटेल में कवर करेंगे। बैकिंग श्रीलंका, इंडिया सेंड्स फाइनेंसिंग एश्योरेंस टू IMF, ये टॉपिक आपकी मेंस 2022 में भी आया था। GS2 के अंदर इंडिया इज़ एन ओल्ड एज फ्रेंड ऑफ श्रीलंका समथिंग करके, और उसमें बात पूछा गया था कि इंडिया का क्या रोल है श्रीलंका के राइट नाउ जो क्राइसिस चल रहे हैं उसमें। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे हम लोग, जाने कि क्राइसिस क्यों हुआ था और इंडिया ने क्या कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया है। देन आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल जी टेक्स ऑन लेफ्टिनेंट गवर्नर अगेन, सेज ही इज़ अ फ्यूडल माइंडसेट। कल भी हम लोगों ने कवर किया था, कल पूरा डिटेल देख लिया था ना अच्छे से, केजरीवाल का और जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके बीच में क्या इशू चल रहा है, पूरा डिटेल में कवर किया था एक स्टोरी को। फिर सेंटर ने ये भी कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट इज रिजॉर्टिंग टू थिएट्रिक्स ऑन स्ट्रीट, दोनों का आपस में चल रहा है, सेंटर का एंड दिल्ली का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी कट्टू, ये एडिटोरियल्स हैं, इनको हम लोग करेंगे अभी डिटेल में कवर। पहले ये न्यूज़ हाइलाइट्स देख लेते हैं ज़रा। ये वाला एडिटोरियल ना, अ केस फॉर रीअसाइनिंग GST टू स्टेट्स, ये मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, बट इसमें देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट फॉर विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। GST का आपके जो स्टैटिक में गिवन है ना,
वो पढ़ लोगे, या फिर जो करंट अफेयर्स में आता है वही अभी तक इंपॉर्टेंट है। 2021 में देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन जीएसटी इन द मेंस एग्जाम, जिसमें आई थिंक कुछ कंपनसेशन वाला था शायद वो, कि गवर्नमेंट ने कहा था कि 14% तक आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, बट स्टेट्स की ग्रोथ नहीं हो पाई थी, उन्होंने रेवेन्यू में डिमांड की थी, तो उस पर क्वेश्चन आया था। तो वो पहले न्यूज़ में भी बहुत चला था, सभी मैगजीन्स ने उस टॉपिक को कवर भी किया था। तो जीएसटी के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आ जाएंगे, एडिटोरियल को अवॉइड करना है, इस पर टाइम वेस्ट मत करना। ये है इंडिया का न्यू प्रपोजल फॉर द माइग्रेंट वोटिंग, जो रिमोट वोटिंग मशीन वाला था ना, इसको लेकर के जो भी चला था। हालांकि हमने 2 बार कवर किया, ये इसमें डिटेल में आया, बट मुझे लग रहा था कि ये हम लोग ना कल कवर करेंगे, टुमारो। एक दिन में फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी ना, तो काफ़ी बड़ा इसमें पूरा अच्छे से कल कवर करेंगे इसको। एंड ये बड़ा अच्छा है, डिकोडिंग द लीगेसी इन द कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस। मुझे लगता है सबको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मेंस में इन पर क्वेश्चन आया चुका है पहले, और इसी भी ये भी हम लोग कल करेंगे कवर डिटेल में अच्छे से आराम से पूरा। ये वाला है फिनिश द कलेक्शन ऑफ स्टेट्स व्यूज ऑन आइडेंटिफाइंग माइनॉरिटीज़, ये आज करना है डिटेल में। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला है, इसको भी आज डिटेल में कवर करेंगे। सारे डिटेल वाले हैं क्या आज, मैं खुद ही भूल गया करके। ये यूथनेशिया को लेकर ये भी डिटेल में कवर करना है। ओके फाइन, सॉरी फॉर दिस। हाँ, ये सही है। इन अ लैंडमार्क शिफ्ट चाइनाज पॉपुलेशन डिक्लाइंस इन 2022। अब कुछ रिपोर्ट आई थी यूएन की, है ना, लास्ट ईयर, उसमें कहा था कि 2023 में ना इंडिया चाइना से ज़्यादा पॉपुलस हो जाएगा, इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। कुछ नंबर ऑफ बर्थ दोनों चाइना के अंदर वो हुए थे ऑलमोस्ट 9.56 मिलियन तक, है ना। और बेसिकली दिस इज़ लाइक 10% ड्रॉप फ्रॉम 2021। अगर हम लोग देखते हैं 10.41% के आसपास, 10.41 मिलियन के आसपास इनकी डेथ्स हुई थी। तो हम लोग देखेंगे तो चाइना के अंदर पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 8,50,000 की पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है चाइना की, 8.5 लाख के आसपास। और ये काफ़ी टाइम बाद हुआ है। 1961 के अंदर ना इनकी एक फेमाइन आई थी, क्योंकि उस टाइम पर इनकी एक पॉलिसी थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जो कि माओ जेडोंग के द्वारा था, वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इसके कारण वहाँ पर फेमाइन हुआ था, तो उनकी पॉपुलेशन वहाँ रिड्यूस हो गई थी। उसके बाद 1961 के बाद में अब ऐसा हुआ है कि चाइना की पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है। 2021 में बीजिंग का जो फैमिली प्लानिंग अथॉरिटी थी ना, उन्होंने अलाउ कर दिया था कपल्स टू हैव अ थर्ड चाइल्ड। और ये कुछ 5 साल बाद ऐसा हुआ था कि उससे 2021 से 5 साल पहले चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लगा दी थी, ताकि उनकी बर्थ रेट इंक्रीज हो जाए। अगर आप लोग इस ग्राफ को देखते हो ना, तो 1957 के आसपास से लेकर के एंड देन ऊपर 1960s के आसपास जाता, तो चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत हाई चली गई थी, बर्थ रेट बहुत हाई हो गया था। फिर सडनली इनके पास 1 चाइल्ड पॉलिसी आती है, इन्होंने कहा कि हर फैमिली के अंदर एक ही बच्चा होगा। और ये चाइना के लिए ना बहुत डेवस्टेटिंग टाइम था, मतलब बहुत ब्रूटल तरीके से उन्होंने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था। इतना ब्रूटल था कि अगर किसी कपल के सपोज ए एंड बी है, देयर हस्बैंड है, उनका एक बच्चा होता है, देयर इज 1 चाइल्ड, बाई मिस्टेक अगर उनका चाइल्ड दूसरा बच्चा हो जाता है ना, और गवर्नमेंट को पता चल जाता था, तो जो लोग इन्होंने विजिलेंस के लगाए थे, दे वुड एक्चुअली किल दैट चाइल्ड। इतने बुरे सीन्स आए थे उस टाइम न्यूज़ के अंदर कि छोटे से बच्चे को, नवजात बच्चे को ज़मीन में जिंदा दबा दिया रहता था, क्योंकि चाइना इतना ब्रूटल तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर रहा था। अब हुआ ये कि चाइना का बर्थ रेट जो था वो डाउन आने लगा सडनली, है ना, बट सिंस उस टाइम पे बहुत एग्रेसिव मैनर में लगाया गया था। फिर आप देख रहे हो तो अगर ये ग्राफ के अंदर ये रेड कलर में सारा जो मैप है ये चाइना का है, इंडिया का यहाँ कहीं आ रहा है, इंडिया का जो फ्लो है डाउनवर्ड की तरफ, बर्थ रेट जो है वो डाउनवर्ड जा रहे हैं, बट कंपैरेटिवली रशिया से बेटर है, हमारा थोड़ा फ्लो ठीक था, रशिया कभी ऊपर नीचे कभी ऊपर नीचे, चाइना का एकदम से डाउनफॉल आता है, फिर उठता है, फिर नीचे आता है, फिर बहुत कम होता है। अभी अगर हम लोग देख रहे होते ना, तो चाइना के केस में इन्होंने क्या किया कि 21st सेंचुरी में एंटर करते करते इनको एहसास हुआ कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी 1 चाइल्ड पॉलिसी को ला करके। देन उन्होंने अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म किया और उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आई, और कि हाँ आप 2 बच्चे पैदा कर सकते हो। देन फर्दर अभी 2021 के अंदर उन्होंने कहा कि 2+1 आप 3rd बच्चा भी इनको अलाउ कर दिया था। अब प्रॉब्लम ये आई थी ना कि उन्होंने पता चला कि जब 2 चाइल्ड पॉलिसी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी ना, तो 70% पॉपुलेशन ने ये कहा था कि हमारे पास ना कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ज़्यादा है, हेल्थ केयर की, हाउसिंग की, इसलिए दे डू नॉट वांट टू हैव मैनी चिल्ड्रन। तो ज़्यादा बच्चे करना ही नहीं चाहते, लोग पैदा ही नहीं करना चाहते थे, ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो चाइना की पॉपुलेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक ना जनरली GS 1 में आता है। तो इंडियन सोसाइटी वाला जो है ना, उसमें पॉपुलेशन वगैरह वो है ना, ग्लोबलाइजेशन, रीजनलिज्म वगैरह, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वहाँ पर पॉपुलेशन वाला पार्ट काउंट होता है। तो इंडिया का आपको पूरा पढ़ना पड़ता है पॉपुलेशन का, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंगली, वहीं पर चाइना के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। और थोड़ा सा ये ग्राफ जो है बहुत सुंदर सा है, तो जस्ट इन केस अगर आप चाहो तो ये आपको PDF में मैं दे ही दूंगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट मत लेना, वीडियो का स्क्रीनशॉट इतना अच्छा नहीं होता, PDF में से इसको ले लेना, ये बना देना, पॉपुलेशन का जब भी टॉपिक आए ना ये बना दोगे ना, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर में। इट्स वेरी नाइस ग्राफ। देन मूविंग अहेड, चाइना को लेकर के तीसरी न्यूज़ है चाइना को लेकर के, एक तो कि
यूएनएससी का जो सैंक्शनिंग में इसमें उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, वो हम लोग पढ़ेंगे टोटल में अभी। और दूसरा पॉपुलेशन का, तीसरा था कि इनकी पॉपुलेशन भी कम हुई है, इनकी जीडीपी ग्रोथ भी कम हुई है। इसमें इतना ही जानना है आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बल्कि ये जानने की कोशिश करना है क्योंकि कोविड के कारण इन्होंने लॉकडाउन लगाया था। चाइना की ना एक जीरो कोविड स्टांस आया था कि किस तरीके से 2020 में 21 में चाइना के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा था इकॉनमी पर। दे वांट कि समहाउ वी कैन हैंडल दिस थिंग, इससे हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। और इस कारण से अब लॉकडाउन दोबारा लगाना पड़ा क्योंकि कोविड के केसेस सडनली बहुत बढ़ गए थे। हमको न्यूज़ में सुनने को मिलता नहीं है क्योंकि चाइना के वहाँ पर बहुत लिबरल मीडिया नहीं है ना, इसलिए वो अंदर की न्यूज़ बाहर आने नहीं देते। समहाउ कुछ तरीके से बाहर आ जाती है न्यूज़ वगैरह, बट राइट नाउ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर और उनकी जीडीपी बहुत कम ग्रो कर रही है। अगर आप देखोगे ना 2020 के अंदर चाइना वॉज द ओनली कंट्री जिसकी जीडीपी पॉजिटिव में गई थी, बाकी हर कंट्री की जीडीपी नेगेटिव में चली गई थी। तो ये कुछ हाइलाइट्स थे। अभी कुछ टॉपिक डिटेल में जो कवर करने थे ना, एक तो ये था हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला है, ये वाला नहीं, एक तो ये यूथनेशिया वाला। तो हुआ ये है ना, इस टॉपिक में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन की है कि आप लोगों ने जो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव दिया या फिर लिविंग विल की बात कर रहे हो, तो 2018 में ना, मार्च 2018 में जजमेंट आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पैसे यूथनेशिया हो सकता है ना, और एक एडवांस डायरेक्टिव होगा, बट प्रोसेस को काफ़ी कम्बरसम कर दिया था। अब कोर्ट ने कुछ कहा था कि जैसे कि स्टीफन हॉकिंग वगैरह जो थे ना, उनको भी बहुत सारे तरह के डायग्नोसिस वगैरह करने पड़े थे, उनको प्रॉब्लम्स बहुत थी, बट ही ऑल्सो लिव टिल द एज ऑफ 76। स्टीफन हॉकिंग का एग्जाम्पल आपको यूथनेशिया में लिखना पड़ेगा। ये टॉपिक आपका एथिक्स का बनता है, सो डू नॉट इग्नोर दिस थिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड फ्रांस के भी एक बहुत पॉपुलर एक पर्सन थे, वो 91 की एज में ही टुक यूथनेशिया, ही डाइड बिकॉज ऑफ यूथनेशिया, तो वो भी एक एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं। ये हम लोग देखेंगे। देन वी हैव दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला, पूरा समझ लेते हैं क्योंकि टॉपिक 3 बार मेंस में दिखाऊंगा मैं आपको, भी क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ। और ये माइनॉरिटीज़ का आइडेंटिफिकेशन का, अब ये हो क्या रहा है ना, माइनॉरिटीज़ के आइडेंटिफिकेशन में इसी से शुरुआत करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना गवर्नमेंट को लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है कि ये बताओ भाई, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, क्योंकि ये तो अभी राइट नाउ यूनियन टेरिटरी वाली चीज़ चल रही है यहाँ पर, लक्षद्वीप हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान, तेलंगाना, इनका जो नेशनल कमीशन और माइनॉरिटीज़ का व्यू जो है ना, कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को ना कैसे क्या हम लोग स्टेट वाइज आइडेंटिफाई करें या फिर नेशन के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करें, इस पर इनका जवाब नहीं आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेंटर को भी आप लेके आओ इनका जवाब, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप तो आप ही के अंडर पे है ना। चलो माना अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, यहाँ पर तो अलग अलग गवर्नमेंट है, ठीक है, बट आपका ही जिम्मेदारी ना, आप ही लेके आओगे इनके जवाब। तो अभी इसी बात पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होती है ना, उनको स्टेट वाइज डिक्लेयर किया जाए या फिर नेशन वाइज डिक्लेयर किया जाए। इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हैं। फिनिश कलेक्शन ऑफ स्टेट्स व्यूज ऑन आइडेंटिफाइंग माइनॉरिटीज़, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला था। ये तो मैंने आप लोगों को जस्ट अभी भी एक्सप्लेन कर दिया है। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, दे कैन नाउ ग्रांट माइनॉरिटी स्टेटस टू एनी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कम्युनिटी इंक्लूडिंग द हिंदूज। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स मांगा था कि कुछ डायरेक्शन सेटअप करने पड़ेंगे हमको, गाइडलाइंस बनाने के लिए, कैसे हम लोग माइनॉरिटीज़ को स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई करेंगे। ऑलराइट, ये जो एक्सप्रेशन है ना माइनॉरिटीज़, इट अपीयर्स इन सम आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसको कहीं पर भी हमने डिफाइन नहीं किया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इंडिया के अंदर क्या हम लोगों ने माइनॉरिटीज़ को कहीं पर डिफाइन किया है? जी नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहीं डिफाइन नहीं किया है। तो केस क्या बनता है? ये जो प्ली थी ना, प्ली का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिक्वेस्ट डाली गई है इन द कोर्ट। तो इस प्ली के अंदर उन्होंने कहा था कि हिंदूज जो है ना, दे आर माइनॉरिटी इन 6 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अब ओवरऑल अगर आप देखते हो इंडिया के अंदर, तो हिंदूज जो है वो माइनॉरिटीज़ में तो नहीं है, ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन में मेजॉरिटी में है, बट 6 ऐसे स्टेट है जहाँ पर हिंदूज माइनॉरिटीज़ में आते हैं। एंड इनको बाकी जो माइनॉरिटीज़ होती है उनको तो बेनिफिट्स मिल जाते हैं स्कीम्स, बट हिंदूज़ को वहाँ पर बेनिफिट नहीं मिल रहे होते। तो इस प्ली में बताया गया था कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली हिंदूज माइनॉरिटीज़ हैं कहाँ पर? लक्षद्वीप में, मिजोरम में, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड पंजाब में। तो उन्होंने कहा था कि इनको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाना चाहिए इन स्टेट्स में, क्योंकि एक प्रिंसिपल सेटअप किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2002 के TMA पाई फाउंडेशन एंड 2005 के बाल पटेल केस की रूलिंग में। अभी दोनों रूलिंग आपको अलग से नोट डाउन कर लेनी है, चाहे तो PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके उसमें से कॉपी कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना वहाँ से, जैसे भी करना, बट ये आपको याद रखनी। तो जो भी जजमेंट्स आ रही होती है ना, ऐसे मैं बता रहा होता हूँ या फिर न्यूज़पेपर में आ रही होती है या फिर किसी मंथली मैगजीन में, एक पेपर पे अलग से लिखते हुए चलो, उसका टॉपिक लिखो कि अच्छा ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की है, ये जजमेंट का नाम है, ये इस ईयर में था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। इनसे वैल्यू बनती है आपके आंसर की। जिनके भी सिलेक्शन होते हैं ना
एग्जाम में देखो, सिलेक्शन तो मेंस के आंसर राइटिंग करवाती है, वो यही सब चीज़ें लिख के आते हैं और एक नॉर्मल सा इंसान इनको इग्नोर करता है। तो टीएमए पाई का जो केस है 2002 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पर्पस है ना आर्टिकल 30 का, जिसमें हम लोग बात करते हैं राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ की, आर्टिकल 30 हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 के बीच में। तो उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 30 का पर्पस है कि इट विल डील विद द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैव टू बी कंसिडर्ड स्टेट वाइज। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में ऐसा बोल दिया था, क्योंकि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएंगे रिलीजियस, तो उसके कारण से 2005 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी बाल पाटिल में, उन्होंने इसी टीएमए पाई की रूलिंग को रेफर किया था। उन्होंने कहा था कि जो लीगल पोजीशन है वो क्लैरिफाई कर देती है कि जो यूनिट है ना, किस यूनिट से हम लोग डिटरमाइन करेंगे क्या स्टेटस होगा, वो यूनिट स्टेट होने वाली है। तो 2 केसेस हमारे इस बात को सपोर्ट करते हैं। अब जो पिटिशन थी जिसमें क्लेम किया था ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 का, इससे सेंटर के पास बहुत सारी पावर आ जाती है, जिसमें आर्बिट्रेरी पावर है, इरेशनल ऑफेंडिंग पावर मिलती है। यानी कि ये जो नेशनल कमीशन है ना फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, इससे सेंटर के पास पावर आ जाती है, वो आइडेंटिफाई करेगा और नोटिफाई करेगा माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को इंडिया के अंदर। तो इस पिटिशन में यही बात की गई थी कि एक साइड ये केस है और एक साइड ये पर्टिकुलर एक्ट है, इन दोनों को सेम लाइन पे लेके आना है। सेंटर का स्टैंड क्या है? सेंटर ने कहा था कि जो पिटिशन की आर्ग्यूमेंट है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि सिंस स्टेट्स है ना, दे कैन ऑल्सो सर्टिफाई इंस्टीट्यूशंस एज बीइंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एज पर द रूल्स ऑफ द सैड स्टेट। सेंटर ने पॉइंट किया था, महाराष्ट्र ने नोटिफाई किया था ज्यूज को एज माइनॉरिटी कम्युनिटी इन 2016, कर्नाटका ने नोटिफाई किया था उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी, हिंदू, कोंकणी, गुजराती को माइनॉरिटी लैंग्वेजेस। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास कंकरेंट पावर्स हैं ऐसा लॉ बनाने के लिए जहाँ पर माइनॉरिटीज़ को स्टेटस प्रोटेक्शन देनी होगी। कंकरेंट पावर्स कहाँ से मिलती है? हमारे पास 7 शेड्यूल जो है ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें यूनियन पावर, स्टेट पावर, कंकरेंट पावर। तो कंकरेंट का मतलब कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों इस पर रूल बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ किसके अंदर आ गया? कंकरेंट पावर्स में आ गया। कुछ मैटर्स हैं जैसे कि जुदाइज़म, बहाइज़म, हिंदुइज़्म है ना, ये माइनॉरिटीज़ हैं लद्दाख में, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर में। ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लगा सकते हैं अपनी खुद की चॉइस के इन द सैड स्टेट। कुछ गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी इसके लिए। तो जो टीएमए पाई की रूलिंग थी उसमें ये भी रिवील किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ नोवेयर इरोडेड द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई ए कम्युनिटी एज माइनॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पावर को लिया नहीं सेंटर से। पार्लियामेंट को एम्पावरमेंट मिलती है अंडर आर्टिकल 246, पार्लियामेंट को पावर वहाँ से मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसको बोला जाता है कि हमारे जो कंकरेंट लिस्ट है ना, उसकी एंट्री 20 में क्या साथ अगर पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग का काम करना होता है ना, वो सेंटर और स्टेट दोनों को करना होता है। तो यानी कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ ये दोनों के अंडर आ जाएगा। पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंस होती है किसी भी कम्युनिटी को नोटिफाई करने के लिए। क्या नोटिफाई करने के लिए? कि वो माइनॉरिटी है या नहीं। किसके अंडर नोटिफाई करेंगे? नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट, एनसीएम एक्ट हमारा 1992 का। ध्यान देना, एक और जो हम लोगों ने ऊपर ही एक्ट की बात की थी ना, ये है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, 2004 में आया था। स्क्रीन कितनी लाल पीली होगी यार, रुक जाओ इसको क्लीन करें दो, जस्ट सेकेंड। हाँ, तो ये दोनों एक्ट्स अलग अलग हैं, इन दोनों एक्ट्स के भी नाम लिख लेना अपने पास। एक है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 का, और ये हमारे पास है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 का। अब माइनॉरिटीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं? आर्टिकल 29 विच कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट्स, उसमें कहा था दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, उनका कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है खुद का, उनके पास राइट है उसको कंजर्व करने का। प्लस में प्रोटेक्शन मिलेगी दोनों को, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भी और लिंग्विस्टिक को भी। ऐसा नहीं कि आप धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे तो ही आपको मिलेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि जो स्कोप है ना इस आर्टिकल का, वो नेसेसरली रेस्ट्रिक्ट नहीं होता माइनॉरिटीज़ पर, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया ना सेक्शन ऑफ सिटीजन्स है, तो उन्होंने कहा था कि इसके अंदर माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी दोनों आती हैं। यानी कि मेजॉरिटी भी अपने आप को कहीं कंट्री के अंदर उनके लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, और रिलीजियस मेजॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी दोनों को प्रोटेक्शन मिलेगी। आर्टिकल 30 इसके बाद सभी माइनॉरिटीज़ के पास राइट है कि वो अपने लिए इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। जो प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 में है ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है, और लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर वर्ड माइनॉरिटीज़ यूज़ किया गया है। बट आर्टिकल 29 के अंदर उन्होंने कहा सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, विच मीन्स बोथ माइनॉरिटीज़ एंड मेजॉरिटीज़। आर्टिकल 350B में है
जो हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 का, उसमें इंसर्टेड दिस आर्टिकल, जिसमें बात की थी एक स्पेशल ऑफिसर लगाया जाएगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। और ये ड्यूटी होगी स्पेशल ऑफिसर की, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे सारे मैटर्स, हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को क्या सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने हैं। तो कौन सी माइनॉरिटीज़ हैं जिनको नोटिफाई किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? करंटली सिर्फ वो कम्युनिटीज़ नोटिफाई की गई हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज C ऑफ NCMAC बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि 1992 के अंदर जो इनेक्टमेंट था इस एक्ट के अंदर, उनको नोटिफाई किया गया था। और देन ये जो माइनॉरिटी कमीशन था ना, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था और उसको रीनेम कर दिया गया था NCM। अच्छा, इस बार एक क्वेश्चन आया था आपके मेंस में 2022 में, आई थिंक GS2 में ही आया था। हाँ, GS2 में आया था। उसमें था कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो था ना, ये पहले स्टैट्यूटरी था और बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया था। तो इसमें दोनों के बीच में इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, इस पर मेंस में क्वेश्चन आया था। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है ना कि पहले ये माइनॉरिटी कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, सिर्फ एक एक्ट था, मतलब पहले नहीं था, बाद में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था, फिर इसको नेशनल कमीशन बना दिया गया था। तो देख लो, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है ना, उस पर भी मेंस में क्वेश्चन आ जाते हैं। 1993 में पहला स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन सेटअप किया गया था और 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, ज़ोरेस्ट्रियंस, इनको माइनॉरिटीज़ डिक्लेयर किया गया था 1993 में। 2014 में जैन्स को भी नोटिफाई किया गया था एज माइनॉरिटी कम्युनिटी। ये लास्ट का जो डेटा है ना, ये आपके प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट बन के आ सकता है, तो ध्यान रखना। जैन्स 2014 में माइनॉरिटी बनाए गए थे, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, ज़ोरेस्ट्रियंस काफ़ी पहले। मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इंडिया में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आई थिंक 14.5% है। उसके बाद सिख आते हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट 2.5% है। देन बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन, जैन्स काफ़ी कम है। जैन्स का जो लिटरेसी रेट है ना, वो हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट 90% से ऊपर लिटरेसी रेट है जैन्स का। और बुद्धिस्ट, ज़ोरेस्ट्रियंस का मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ, क्रिश्चियंस में भी है, ठीक है, मतलब जो मुझे याद आ रहा है मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो ये था हमारा माइनॉरिटीज़ वाला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है इसके अंदर, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो ये आप देख लीजिएगा। कोर्ट के दोनों केसेस याद रखिएगा, वो पाटिल वाला केस और TM पाई वाला भी केस। Now we have this topic, 400 tribal youth from the 3 left-wing extremism affected districts in Chhattisgarh to join the CRPF. ट्राइबल यूथ क्या होता है ये आप समझते होंगे, इसका समझाने की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर तो CRPF ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, वो ना 400 के आसपास ट्राइबल यूथ को रिक्रूट करेंगे, यानी कि अपनी फौज में भर्ती करेंगे। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है छत्तीसगढ़ के रीजन में। तो इन लोगों को बेसिक CRPF की ट्रेनिंग दी जाएगी और इन लोगों को वही सैलरी मिलेगी 21,000 के आसपास, जो बेसिक वाली होती है। फिजिकल और रिटन एग्जामिनेशन इनका किया जाएगा। 2016 में भी ऐसा किया था CRPF ने पहले, कि बस्तरिया बटालियन के अंदर 744 शेड्यूल्ड ट्राइब के कैंडिडेट्स को उन्होंने ऐड किया था। तो जून 2022 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूवल दिया था कि इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी ना, उसको 10th क्लास से रिड्यूस करके 8th क्लास तक कर दो, ताकि इनका एम्प्लॉयमेंट हम लोग कर सकें। अब ये जो यूथ है ना, इनकी फैमिलीज़ को जो बाकी माओइस्ट के वगैरह होते हैं ना, उनकी तरफ से काफ़ी प्रेशर आ रहा है कि आप अपने ट्राइबल यूथ को इनके साथ मत भेजो। तो गवर्नमेंट चाह रही होती है कि इनको पब्लिसाइज करते ही CRPF वाले वहाँ पर जा कर के ट्राइब्स में प्रमोट करते हैं कि वी वांट टू रिक्रूट द यूथ फॉर दिस थिंग, एंड कैंपेनिंग चलती है, अच्छे से प्रमोट किया जाता है, तब इनको ऐड किया जाता है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। पहले देख लेते हैं मेंस में क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है। 2015 में क्वेश्चन आया था, The persisting drives of the government for development of large industries in the backward areas have resulted in isolating the tribal population and the farmers who face multiple displacements. With Malkangiri and Naxalbari foci मतलब यहाँ फोकस में रखते हुए, discuss the corrective strategies needed to win the left-wing extremism doctrine which affected the citizens back into mainstream of social and economic growth. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। Then 2018 में क्वेश्चन आता है, Article 244 of the Indian Constitution relates to administration of scheduled areas and tribal areas. Analyze the impact of non-implementation of provisions of 5th schedule on the growth of left-wing extremism. Okay, 2020 में क्वेश्चन आता है, what are the determinants of left-wing extremism in the eastern part of India? What strategy should the government of India, civil administration and the security forces adopt to counter the threat in the affected areas? ठीक है, समझ गए इंपॉर्टेंस देख रहे हो इस टॉपिक की। और ये न्यूज़ में ऐसे आ जाता है और ये न्यूज़पेपर में ना ऐसे गायब सा हो जाता है, कोई देखता भी नहीं है। अब ये आपका एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना होगा, ये वाला, और ये 2016 में भी किया था। ऑलराइट, और ये इनके चैलेंजेस है कि इनकी फैमिलीज़ को थ्रेट मिलता रहता है और ये इनके लिए एडवांटेजेस अगर आप लिखना चाहो तो। हालांकि ये 2 बहुत है, ये CRPF ने 2016 में इनको अपॉइंट किया था, रिक्रूट किया था,
और अभी 2023 में भी रिक्रूट कर रहा है। ये बहुत अपडेटेड कंटेंट है। क्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म तो मतलब ये होगा कि एक तरफा बहुत ज़्यादा हो जाना। ये कुछ ग्रुप्स ही होते हैं, यानी कि ये बदलाव लेके आना चाहते हैं, लेकिन ये वायलेंट रेवोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, डेमोक्रेटिक मतलब क्या, जहाँ पर ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, कि हम सिटीजन हम खुद ही चूज़ करेंगे अपने लीडर को। ठीक है, हम राजा बनकर वो किंगशिप वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं करेंगे कि राजा का बेटा ही राजा होगा। हम लोग खुद चूज़ करेंगे जो काबिल होगा, जो मेरिट जिसको मिलेगा। तो ये लोग जो लोग ना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के, ये इस चीज़ के खिलाफ हैं और ये वायलेंस का, हिंसा का इस्तेमाल करते हैं इस पूरे प्रोसेस को दबाने के लिए। ग्रुप्स प्रिवेंट करते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस, है ना। जो लीस्ट डेवलप्ड रीजन है ना, छत्तीसगढ़ वगैरह के, झारखंड की, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, वहाँ पर ये लोग डेवलपमेंट को रोकते भी हैं और वहाँ के लोगों को मिसगाइड करते हैं, है ना। उनको वर्ल्ड में होने वाली आसपास में, बाहर की दुनिया में जो करंट हैपनिंग्स है, करंट अफेयर्स है, उनसे दूर रहने देते हैं। रीज़न क्या है? ट्राइबल डिस्कंटेंट था। 1980 के अंदर जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था ना, उसमें एक डिप्राइव द ट्राइबल्स जो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर अपनी लिविंग के लिए, उनको लकड़ी भी काटने को मना कर दिया गया था, क्योंकि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना था। वो लोग पेड़ों को काट रहे होते थे। फिर ट्राइबल पॉपुलेशन का बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ था, है ना, नक्सलिज्म के द्वारा अफेक्टेड स्टेट्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लाए गए। नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए डेवलपमेंट लाया गया, डेवलपमेंट को लाने के लिए फिर ट्राइबल पॉपुलेशन को दिक्कत हो गई थी। माइनिंग ऑपरेशन चलते हैं, वो भी डेवलपमेंट के नाम पर। ईजी टारगेट फॉर द माओइस्ट, सच पीपल हु डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ लिविंग, दे आर टेकन इनटू नक्सलिज्म बाय माओइस्ट। अब नक्सलिज्म वाला टॉपिक, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सब आपके एग्जाम में आता रहता है। तो माओइस्ट इनको हथियार देते हैं, इनको गोला बारूद देते हैं और पैसा भी देते हैं इस तरह के लोगों को। फिर सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम की प्रॉब्लम रही है इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट मेजरिंग इट सक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वायलेंट अटैक्स। तो गवर्नमेंट इस बात के ऊपर अपनी सक्सेस को नहीं देखती है कि कितने उन्होंने डेवलपमेंट किया था, बल्कि गवर्नमेंट इस बात को देखती है कि कितने नंबर ऑफ वायलेंट अटैक्स हुए थे। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ वायलेंट अटैक्स है मतलब कि हमारे यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाई थी, मतलब हम सक्सेस करने जा रहे थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंटेलिजेंस अवेलेबल नहीं है हमको, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड्स के साथ फाइट करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है, कुछ विलेजेस हैं वो अभी तक प्रॉपरली कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फॉलोअप नहीं किया जाता, है ना। इवन आफ्टर पुलिस टेक्स होल्ड ऑफ अ रीजन, एडमिनिस्ट्रेशन उसमें एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाता। कन्फ्यूजन है कि नक्सलिज्म को टैकल कैसे करें, कि ये सोशल इशू है या फिर सिक्योरिटी का थ्रेट है, पता नहीं चल पाता। स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर करती है नक्सलिज्म को ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इसमें फाइट करने के लिए इनिशिएटिव लेती नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अभी तक क्या इनिशिएटिव लिए थे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने के लिए? एक डॉक्टर ने आया था समाधान का, जो कि मेंस में सबको नोट डाउन करना होता है। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए। इसमें गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म की, डिफरेंट लेवल्स पर, यानी कि स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और की रिजल्ट एरियाज, उन एरियाज के ऊपर फोकस करो इंडिकेटर्स बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, एक्शन प्लान बनाना और नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, इन लोगों का फाइनेंस बंद कर देना। तो जो नेशनल स्ट्रेटजी थी ना, इनसे फाइट करने के लिए 2015 में बनाई गई थी। एक मल्टी प्रोन्ज अप्रोच है जो कि कॉम्बैट टू फाइट बेसिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इनका मेन एम ये था कि इनकी गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करो और जो लोकल ट्राइबल्स होते हैं ना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करो। देखो, हमारी नेशनल स्ट्रेटजी का पार्ट था टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ लोकल ट्राइबल, और इसलिए हमारा टॉपिक न्यूज़ में ही हम लोग 400 ट्राइबल यूथ को रिक्रूट करवा रहे हैं। इंटेलिजेंस शेयर करनी है ना, और जो सेपरेट 66 इंडियन रिजर्व बटालियंस था, बेसिकली इनको हैंडल किया गया था, कैसे ये लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हैंडल करेंगे। देन नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान आया था 2015 का, इसमें भी मल्टी प्रोन्ज अप्रोच का इस्तेमाल किया गया था। डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स थे, राइट और एंटाइटलमेंट्स थे, सिक्योरिटी मेजर्स थे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सपोर्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, किस तरीके से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बटालियंस का डेवलपमेंट किया जाएगा। उसमें हेलीकॉप्टर्स वगैरह दिए जाते हैं, ड्रोन्स दिए जाते हैं। दैन ये इंडियन रिजर्व बटालियंस होते हैं, स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियंस होते हैं। फंड्स दिए जाते हैं फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर और स्कीम फॉर स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, इन सब के लिए। कुछ डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो भी इंप्लीमेंट किए गए थे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, मोबाइल टावर लगाए जाते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए, बैंकिंग के लिए नेटवर्क को इम्प्रूव किया जाता है, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़। फंड दिए जाते थे फॉर द लीस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम के अंडर। ग्रे हाउंड्स बेसिकली ये 1989 के अंदर एक एलीट एंटी नक्सल फोर्स बनाई गई थी। ये आंध्र प्रदेश का बड़ा ही, आई थिंक आंध्र प्रदेश का ही था, हाँ, एक सक्सेसफुल मॉडल था जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने नक्सल के खिलाफ में एक एंटी नक्सल फोर्स बना दी थी। एक ऑपरेशन ग्रे हंट था 2009 से 2010 के अंदर, उसमें भी बहुत मैसिव तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था नक्सल एरियाज में। और हम लोग यहाँ, ये ना आंध्र पुलिस का ग्रे हाउंड्स था ना, स्पेशल फोर्स होती है नक्सलिज्म के लिए। तो गवर्नमेंट को कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस पे काम करना पड़ेगा,
एंड लोगों को वहाँ की लोकल लैंग्वेज के बारे में पता नहीं होता है, उस टोपोग्राफी के बारे में इतना आइडिया नहीं होता, जो बटालियंस हो, जो पुलिस फोर्स होती है ना, तो उनको फाइट करने में प्रॉब्लम होती है। तो गवर्नमेंट को 2 चीज़ें इंश्योर करनी होगी, एक तो सिक्योरिटी ऑफ द पीस लविंग पीपल, कुछ लोग हैं वहाँ पर जो अभी भी शांति चाहते हैं, तो उनको बचा के रखना है, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो नक्सलिज्म जो है ना, ये उनका अपना मैटर है ना, तो खुद भी वो लोग एफर्ट करें उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपरली। तो फिर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर के जब काम करेंगे तो चीज़ें और बेहतर तरीके से हो पाएंगी। तो ये हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला टॉपिक थोड़ा सा हम लोगों ने डिटेल में कर लिया, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही अच्छा था। ये रिसेंट एग्जाम्पल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भूलना मत, ठीक है। ये जो आप पढ़ रहे थे नीचे, ये सब, ये हर बुक में, हर वेबसाइट के ऊपर, हर PDF के अंदर कॉमन मिलेगा, इसमें कुछ नया नहीं था। नया क्या है, ये 2016 में भी हम लोगों ने इनको रिक्रूट किया था और अभी 2023 में 400 को रिक्रूट कर रहे हैं। ये नई चीज़ है, इसको जो नोट डाउन करके लिखेगा एग्जाम में, उसके नंबर ज़्यादा मिलेंगे। देन वी हैव दिस टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने क्वेश्चन किया है द यूटिलिटी ऑफ एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। कोर्ट ने एक प्ली की बात की थी, उसमें बात कर रहे थे कि 2018 का जो जजमेंट आया था ना, उसको मॉडिफाई किया जाए, जिसने अपहेल्ड किया था पैसिव यूथनेशिया को एंड लिविंग विल्स को, लेकिन जो प्रोसेस था ना उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको काफ़ी कम्बरसम बना दिया था। समझने की कोशिश करते हैं कि असिस्टेड सुसाइड क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग यूथनेशिया। असिस्टेड सुसाइड का मतलब होता है, और यूथनेशिया एक प्रैक्टिस होती है जिसमें एक पर्सन इंटेंशनली अपनी इच्छा से अपनी ज़िंदगी को अपनी ख़त्म कर देता है, और उसमें एक्टिव असिस्टेंस ली जाती है, मदद ली जाती है दूसरी तरफ से। कुछ यूरोपियन नेशंस हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया है साउथ अमेरिका के अंदर, वो अलाउ करते हैं असिस्टेड सुसाइड को और यूथनेशिया को, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस के अंडर ही। 2 तरह का होता है ये, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, तो ये लीगल है सिर्फ कुछ कंट्रीज़ में, एंड इसमें एक सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है उस पेशेंट की लाइफ को ख़त्म करने के लिए। फिर होता है पैसिव यूथनेशिया, इसमें सिंपली जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था ना, उस ट्रीटमेंट को आप हटा देते हो। ध्यान रहे, एक्टिव के अंदर आपने उसको कुछ ऐसा दिया है, आपने कोई इंजेक्शन दिया होगा, आपने कोई टैबलेट दी होगी जिससे उसकी डेथ होती है मेडिकल तरीके से। पैसिव के अंदर आप ये नहीं करते हो, पैसिव में क्या करते हो, आप कुछ देते हो उसको नहीं, ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट चला था ट्रीटमेंट देना बंद कर देते हो आप उसको, उसका मेडिकल इंटरवेंशन। तो कंसेंट होता है, सहमति होती है पेशेंट की या फिर उसके फैमिली मेम्बर की या फिर किसी क्लोज फ्रेंड की जो भी इस पेशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसकी। अब इसके कुछ फेवर में और कुछ इसके अगेंस्ट में ना आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, वो क्या है, उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है ना, पर्सन शुड बी एबल टू मेक देयर ऑन चॉइस। उनकी ज़िंदगी, वो अपनी ज़िंदगी के जिंदा रहना मरना, उनको अपनी निर्णय लेने की पूरी क्षमता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिर्फ इंडिविजुअल को पता होता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है ना, फिजिकल लेवल पर इमोशनल पेन कितना है उसका, तो किस हद तक वो जिंदा रहना चाहता है, क्या अगर वो इस तरीके से बीमार रहेगा तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी हैम्पर होगी, वो खुद व्यक्ति जानता है। डिग्निटी, हर एक इंडिविजुअल के पास अधिकार है कि द पर्सन शुड बी एबल टू डाई विद डिग्निटी। तो कह रहे हैं कि बीमार रहेगा कि तड़प के मरने से अच्छा है कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट में थोड़ा आराम में हो, कंफर्ट में हो, तो वो विद डिग्निटी द पर्सन लीव्स हिज बॉडी। रिसोर्सेज, इसके कारण सेंस में होती है, तो चैनल द रिसोर्सेज ऑफ हाईली स्किल्ड स्टाफ, इक्विपमेंट, हॉस्पिटल बेड्स, मेडिकेशंस टुवर्ड्स लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स फॉर दोज हु विश टू लिव। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर जिन पर बहुत सारा पैसा, रिसोर्सेज लग रहे होते हैं, काफ़ी स्किलफुल स्टाफ इनके ऊपर लगा रहता है, लेकिन उनको कोई चांस नहीं आगे जिंदा रहने की। रादर देन यूथनेशिया को अलाउ किया जाए, दे पर्सन इफ दीज पीपल दे वांट टू डाई दे शुड डाई, एंड बाकी सारी की सारी चीज़ें हैं ना, उसको हम लोगों को फिर फर्दर हटा करके उन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करो जो हु विश टू लिव, जो जिंदा रहना चाहते हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी भी है। ह्यूमेन, इट इज़ मोर ह्यूमेन टू अलाउ अ पर्सन विद इंट्रैक्टेबल सफरिंग टू बी अलाउड टू चूज द एंड। अगर आप किसी व्यक्ति को अलाउ करते हो ना कि ठीक है, अगर तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हो बाय चॉइस, उसको अलाउ करना भी अपने आप में एक इंसानियत है। लव्ड वंस, प्लस में आपके जो आसपास के रिश्तेदार होते हैं, जान पहचान वाले, जो आपको साथी, जीवन साथी वगैरह होते हैं, आपके अपने जो लोग होते हैं, उनका जो दुख होगा वो जीवन में कम हो जाएगा, क्योंकि आप सफ़र करते रहोगे, आपको देख देख करके ज़्यादा परेशान होंगे। आपके जब जीवन खत्म हो जाता है विद चॉइस एंड विद डिग्निटी, तो वो एक बार के लिए परेशान होते हैं, बट उनकी परेशानी भी कम हो जाती है। तो ये फेवर के आर्ग्यूमेंट्स थे। अब हम दूसरी साइड देखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में क्या है। कुछ मॉरल और रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे फेथ ऐसे हैं जो यूथनेशिया को एज अ फॉर्म ऑफ मर्डर देखते हैं, और मॉरली, नैतिक तौर पर ये अनएक्सेप्टेबल है, ये स्वीकार्य नहीं होता है। सुसाइड भी इलीगल है बहुत सारे रिलीजन्स के अंदर। मॉरली देयर इज एन आर्ग्यूमेंट है कि यूथनेशिया सोसाइटी की जो रेस्पेक्ट होती है ना फॉर द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, उसको कम कर देगा। पेशेंट की कॉम्पिटेंस की बात की जाती है। यूथनेशिया इज एक वॉलेंट्री है, वो भी तब जब पेशेंट जो है ना मेंटली कॉम्पिटेंट होता है। बेसिकली उसके पास कुछ अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एंड उसको किस तरीके से वो एक्सप्रेस करना चाहता है, कैसे वो अपनी लाइफ को एंड करना चाहता है। तो ये डिटरमाइन करना या डिफाइन करना कॉम्पिटेंस इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। गिल्ट,
पेशेंट को कभी कभी ना एक बर्डन फील हो रहा होता है अंदर कि वो खुद के प्रति भी और आसपास वाले लोगों के प्रति, उसके ऊपर जो भी खर्चा किया जा रहा है ना, उन सब के ऊपर वो एक बर्डन की तरह काम कर रहा है। तो साइकोलॉजिकली प्रेशर्ड इनटू कंसल्टिंग, कभी कभी लोगों को ना प्रेशराइज किया रहता है। जैसे होता है ना, कुछ कुछ लोग पेशेंट होते हैं, बीमार होते हैं, उनके घर वाले बोलते हैं कि तेरे पे इतना खर्चा कर दिया, इतना समय लगा दिया, तेरा ये हो रहा है, गुस्से में कभी फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, तो पर्सन फील्स की, तो उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है, फिर वो अपनी सहमति दे देता है। हो सकता है कभी कभी उसको फाइनेंशियल, इमोशनल या फिर मेंटल बर्डन हो कि यार मेरी फैमिली में पे इतना खर्चा कर रही है ना, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसने बाय विल नहीं किया था, बाय गेटिंग इनटू सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रैप ही किया था। स्लिपरी स्लोप, एक रिस्क होता है कि फिजिशियन के द्वारा जो असिस्टेड सुसाइड होती है ना, विल स्टार्ट विद दोज हु आर टर्मिनली इल, लेकिन बट दे विश टू डाई बिकॉज, क्योंकि वो इंट्रैक्टेबल सर्फिंग है। बेसिकली पॉइंट वही है, इट्स मोर अबाउट डिग्निटी, इट्स मोर अबाउट चॉइस। फिर यूथनेशिया को आप प्रॉपर्ली रेगुलेट कैसे करोगे? हाउ विल यू मेक श्योर कि उस व्यक्ति को प्रेशराइज नहीं किया गया था? इसको रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल है ना। तो इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है? एक लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर, पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया था। पैसिव यूथनेशिया क्या मतलब, भूलना नहीं है ये इनके मीनिंग्स वगैरह को। पैसिव का मतलब ही ये था कि आपके ट्रीटमेंट को रोक दिया जाएगा। एक्टिव में क्या था कि एक्टिव में आपको कुछ ऐसा सब्सटेंस दिया जाएगा जिससे आप मरो, बट आपका पैसिव में ट्रीटमेंट रोक दिया जाएगा। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसिव को आप कर लो, सेटिंग दैट इट इज अ मैटर ऑफ लिविंग विल। जजमेंट के अकॉर्डिंगली एक अडल्ट जब अपने कॉन्शियस माइंड के साथ परमिट कर देगा, अलाउ कर देगा, भाई मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट हटा दो, या फिर वो वॉलंटरी डिसाइड करेगा कि मुझे लेना ही नहीं मेडिकल ट्रीटमेंट एंड आई वांट टू एम्ब्रेस माय डेथ एक नेचुरल तरीके से, उसमें कुछ कंडीशन होंगी। तो कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बताई थी लिविंग विल की, और उन्होंने डिफाइन और किया था पैसिव यूथनेशिया को भी। फिर कुछ गाइडलाइंस दी थी लिविंग विल को लेकर के, जो टर्मिनली इल पेशेंट्स बनाएंगे, है ना, मतलब उनको जब पता होगा कि यार मेरा कोई स्टेट हो सकता है कि जहाँ पर मैं परमानेंट एक वेजिटेटिव स्टेट में चला जाऊँगा, यानी कि आई वॉन्ट बी एबल टू मेक डिसीजंस लेटर ऑन, तो मैं भी एडवांस में डिसीजन बना देता हूँ। वो सर ट्रीटमेंट के टाइम पर तो अपने वो पहले बता देते हैं कि इस पॉइंट पर पहुँच के अगर आपको लगेगा मेरे परिवार वालों की कि मेरा ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं है, तो मेरे को यूथनेशिया के, पैसिव यूथनेशिया से यू कैन जस्ट लेट मी डाई। कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टेट किया था कि जो राइट्स ऑफ ए पेशेंट है इन सच केसेस वुड नॉट फॉल आउट ऑफ द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21। तो यूथनेशिया का जो पूरा का पूरा राइट्स पढ़ते हैं ना, सारे के सारे, दे कम अंडर द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एज पर द आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी वो इनकी 2011 के जजमेंट के साथ ही आई थी, लेकिन एक सेपरेट प्ली के ऊपर आई थी। जो पिटीशन थी ना ऑन बिहाफ ऑफ अरुणा शॉनबाग, तो ये भी आप लोगों को पता होगा बहुत पॉपुलर केस है इंडिया का विद रिस्पेक्ट टू यूथनेशिया। कोर्ट ने अलाउ किया था पैसिव यूथनेशिया फॉर द नर्स हु हैड स्पेंट डेकेड्स इन वेजिटेटिव स्टेट। तो हुआ क्या था कि ये ना एक कोई नर्स थी शॉनबाग, तो ये काफ़ी टाइम से लीगलिटी ऑफ द राइट टू डाइव में के सेंटर में रही थी। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब होता है पर्सन अवेक होता है बट कोई अवेयरनेस नहीं होती है उसमें, दोनों चीज़ें अलग है। आंखें खुली होती है लेकिन उसमें कोई चेतना नहीं होती है। तो ये अरुणा शॉनबाग का जो केस हुआ था ना, एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि इनका ना, ये एक नर्स थी और बहुत सालों पहले ना इनका ना रेप हो गया था। तो उसके बाद ना ये मेंटली वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। तो ये जिस हॉस्पिटल में थी ना, वहाँ की नर्सेज जो थी वो इनका ट्रीटमेंट करती थी और ये बहुत सालों तक इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, बट शी कुड नेवर कम टू लाइफ। और इसको लेकर ना बहुत शोर भी हुआ था जब इनको पैसिव यूथनेशिया के लिए अलाउ किया गया था। तो वहाँ की जो रहने वाली नर्स वगैरह थी उन्होंने कहा था कि वी आर देयर फॉर, हम इसके फैमिली मेम्बर्स है, वी डू नॉट वांटेड टू डाई, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। खर्चा वगैरह भी वो सब नर्स की कम्युनिटी थी ना, वही लोग करते थे इनका। तो इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि पैसिव यूथनेशिया कैन बी अलाउड, और ये वेजिटेटिव स्टेट भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर्सन इज अवेक, आंखें खुली हुई है, वैसे होश में है लेकिन चेतना नहीं है उसके अंदर। तो ये था कुछ सुप्रीम कोर्ट ने, अनदर बेंच ने कहा था कि साइटेड इनकंसिस्टेंसीज इन द अर्लियर वर्डिक्ट्स ऑन पैसिव यूथनेशिया, कुछ शॉनबाग केस के भी थे, और फिर उन्होंने इसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास दिया था, तो 2018 में आया था। अब सुप्रीम कोर्ट ये बात कर रहा है कि भाई प्रोसेस की बात ये है कि उन्होंने क्वेश्चन किया था कि यूटिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव और या फिर लिविंग विल जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिया, द पर्सन इज फ्री टू रिफ्यूज द इन्वेजिव ट्रीटमेंट एंड एक्सेप्ट डेथ। तो इस पर और सवाल किए जा रहे हैं। अभी तक का स्टांस आपको याद रखना है कि 2018 के अंदर इन्होंने इंडिया के अंदर पैसिव यूथनेशिया अलाउड है। और पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, फिर दोनों के थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स आपको फेवर में। ये टॉपिक आपका GS 4 में भी बनता है और GS 2 में भी बन सकता है इसका कुछ ना कुछ। सो उस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा। श्रीलंका वाला जो टॉपिक था हमारा, बैक इन श्रीलंका इंडिया सेंड्स फाइनेंसिंग एश्योरेंस टू IMF, इसमें जरा ये जान लेते हैं कि क्या रीज़न था श्रीलंकन क्राइसिस का। 2019 के अंदर ईस्टर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, इसके कारण टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत इंपैक्ट हुई थी और इनका फॉरेक्स रिजर्व जो था वो भी कम हो गया था। 2019 के अंदर गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने टैक्स रेट कम कर दिए थे।
कोविड का आया था, सबको नुकसान हुआ था, इनके जो टी, रबर, स्पाइस और गारमेंट के एक्सपोर्ट थे वो कम हो गए थे। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर काफ़ी हाई था, फिस्कल डेफिसिट इनका 10% से ज़्यादा चला गया था। फिस्कल डेफिसिट मतलब होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू कितना ले रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना कर रही है। यानी कि अगर उन्होंने 100 रुपये अर्न किए थे तो उन्होंने जो खर्चा किया था ना वो 110 का कर दिया था। और ये जब करोड़ों अरबों के अमाउंट होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, तो 10% काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इंडिया प्लान कर रहा है कि 2024 के आसपास तक हमारा फिस्कल डेफिसिट 6% तक रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। ऐसा न्यूज़ में थोड़ा बहुत मैंने सुना था। इस पर और न्यूज़ आएगी तो हम लोग देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे आएगा, अभी बजट आएगा, तो जनवरी के एंड में बजट के बारे में बात करनी स्टार्ट कर देंगे। फिर इंडिया ने क्या कुछ सपोर्ट दिया था श्रीलंका को इन रिसेंट क्राइसिस में। इंडिया ने ऑलमोस्ट मोर देन 3.5 बिलियन का फूड, हेल्थ, एनर्जी का सिक्योरिटी पैकेज दिया था। एक कंसेशनल लोन दिया था $1 बिलियन का। लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था $500 मिलियन का, ताकि ये लोग पेट्रोलियम पर परचेज कर सके, डीजल, पेट्रोल और एविएशन। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि जो पैसा दिया जाएगा ना, ये इसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन जैसे कंसेशनल लोन दिया था, ये आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। एक कंसाइनमेंट किया था 40,000 मिलियन टन के आसपास का फ्यूल दिया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। एक करेंसी स्वैप फैसिलिटी दी गई थी $400 मिलियन की। ये जो हमारा सार्क है ना, सार्क का करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है। नीचे एडिटोरियल में देखेंगे थोड़ा सा सार्क के बारे में, और सार्क को लेकर के ना मेंस 2022 में क्वेश्चन आया था आपका। तो सार्क पहले भी आ चुका है, बिम्स्टेक पहले भी आ चुका है। इस बार दोनों का कंपैरिजन आया था कि क्या बिम्स्टेक एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर उससे बेटर है। फिर ड्रग्स दिए थे हम लोगों ने, मेडिकल सप्लाईज दिए थे, एंड एक डॉलर क्रेडिट लाइन दिया था $55 मिलियन का, ताकि ये लोग यूरिया के जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भी खरीद सकें। देख रहे हैं लाइन ऑफ क्रेडिट जो था पहले पेट्रोलियम के लिए लग दिया था $500 मिलियन, $55 मिलियन हम लोगों ने दिया था यूरिया के फर्टिलाइजर्स के लिए। तो ये कुछ था श्रीलंका का क्राइसिस वगैरह, इंडिया इसमें सपोर्ट कर रहा था। एंड इंडिया, चाइना, जापान, ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो इनके बायलैटरल लेंडर्स में काफ़ी टॉप पर हैं, और इंडिया ने सपोर्ट किया, चाइना, जापान भी सपोर्ट करेगा, तो इनके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो राइट नाउ ये एक नेशनल डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम है इनका, उसके तहत इन लोगों को अपनी कंट्री की इकॉनमी को रिवाइव करना है। इंडिया, जाहिर सी बात है कि इंडिया को एक लीडर के तौर पर यहाँ बाहर निकल के आना है। इंडियन ओशन रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है हमारा, सागर इनिशिएटिव भी है, तो वहाँ पर श्रीलंका भी फॉल करता है इंडियन ओशन रीजन में, बे ऑफ बंगाल के साइड में। देन कायदे से इंडिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी भी चाहिए। फिर ये साउथ एशिया का एक मेजर कंट्री भी है श्रीलंका, ऐसी बात भी नहीं है, हमारे कल्चरल रिलेशंस भी रहे हैं, तो इसलिए हम लोग जरा 18 जनवरी के कुछ ऑनलाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं। एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई है 2023 की, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ना हर साल एक एनुअल मीटिंग होती है ना, डेवोस में, स्विट्जरलैंड के अंदर। इस साल का जो टाइटल था वो था कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, और किस तरीके से अबाउट द फेलियर कि हम लोग कैसे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट नहीं कर पा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के एडेप्टेशंस पे काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये, मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले बताया था कि G20 से कनेक्टेड जो भी चीज़ें होंगी ना उनको नोट करते हुए चलना। और मैंने आपको दिखाया था एक जगह पर ना, एक ILO के एक ऑफिशियल थे, उन्होंने इंडिया में जो G20 समिट में आए थे, उन्होंने कहा था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर और पर कैपिटा इनकम को लेकर के इशू उठाया था। देखो यहाँ पर भी आया था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग ना रैंक्स एज द टॉप मोस्ट सीरियस ग्लोबल रिस्क इन द शॉर्ट टर्म, आने वाले अगले 2 सालों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इस पर हो सकता है कोई क्वेश्चन बन के आ जाएगा मेंस में। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी। इंडिया में भी कहा था कि एक्सट्रीम वेदर की इवेंट्स है ना, उसमें से ऑफ 291 ऑफ द 334 डेज, तो 1 जनवरी से लेकर के 30 नवंबर 2022 तक ना ऑलमोस्ट 291 डेज तक कोई ना कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट था। और ये इंडियन एटलस ऑन वेदर डिजास्टर्स के द्वारा था, विच वॉज पेड बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड जो डाउन टू अर्थ है उनके द्वारा। देन स्वीडिश की एक स्टेट ओन कंपनीज का नाम है LKAB। इनको ना एक ऑलमोस्ट 1 मिलियन टन के आसपास के रेयर अर्थ के ऑक्साइड मिले हैं इनकी कंट्री के नदन साइड में। तो अभी तक यूरोप के अंदर 98% जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते थे ना, वो चाइना प्रोवाइड करता था। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये एक सेट होता है 17 केमिकल एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में। अभी नाम इनके याद बिल्कुल नहीं करने। बेसिकली ना इन एलिमेंट्स को ना बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर नेटवर्क में, कम्युनिकेशन में। तो एज ऑफ नाउ चाइना के पास इनका बहुत बड़ा डिपॉजिट है, यूरोप के रीजन में था ही नहीं, है ना। नो रेयर अर्थ आर माइंड इन यूरोप। अभी इस कंपनी को बहुत बड़ा एक डिपॉजिट मिल गया, तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ इनको रिसोर्स तगड़ा मिल गया अच्छा सा। इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे टू असिस्ट द ग्लोबल साउथ। हम लोगों ने कल आरोग्य मैत्री के बारे में बात की थी। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, जैसे ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था। इसमें अपना एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ होगा, वहाँ से नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम भी है, जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के, उनके आपस में कुछ डिस्कशन वगैरह के लिए। देन वी हैव चाइना भूटान की बाउंड्री टॉक्स। हम लोगों ने इसका एक मैंने टाइटल आपको दिखाया था कुछ दिन पहले। तो चाइना और भूटान की जो टॉक्स चल रही, मैंने कहा था चाइना के पास 14 कंट्रीज़ की बाउंड्री है, उसमें से 12 को सॉल्व कर चुका है, 2 बच रहे हैं, इंडिया और भूटान। तो अभी भूटान के साथ इनका कुछ टॉक्स वगैरह चल रही थी।
तो 1984 से ना चाइना और भूटान के जो डिस्प्यूट था ना वो बेसिकली 2 रीजन में रहा था। एक तो चाइना और मतलब एक तो इनका जो डोकलाम वाला रीजन था इस जगह पर होता, एंड बेसिकली और ये था, एंड जो बाकी कुछ एरियाज़ है ना जहाँ पर भी ट्राई जंक्शन बॉर्डर बनता है इंडिया के साथ में। अब जैसे इंडिया की जो बाउंड्री है ना उसके ये है हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। चाइना इसमें बाउंड्री थोड़ी सी अंदर की तरफ डिक्लेयर करता है। चाइना बोलता है यहाँ कहीं से बाउंड्री है, और यहाँ पर एक वो साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो कि भूटान के अंदर है, और चाइना कहता है कि हमारी यही है। इसको भी रीजन को भी एक प्रॉब्लम पड़ती है यहाँ पर। इंडिया के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है, इसको हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं, चिकन कॉरिडोर भी बोलते हैं। सिलीगुड़ी का एक रीजन है वेस्ट बंगाल का, क्योंकि अगर यहाँ पर चाइना ने ये तो नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, इंडिया के पास ना एक बहुत पतला सा पॉइंट है यहाँ से। तो अगर चाइना ने किस तरीके से इसको कट कर दिया ना तो हमारे यहाँ से नॉर्थ ईस्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये हमारे लिए बहुत एक क्रूशियल पॉइंट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। देन जो नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप। इस पर अभी आप लोगों को पता ही होगा कि मेंस 2022 में पूरा क्वेश्चन आया था जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऊपर। तो इसने रिसेंटली एक स्टार फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया है स्पेस में, जो कि एक NGC 346 करके हैं, और ये नेकेड आई से विजिबल भी है सदर्न हेमिस्फीयर में। और बेसिकली SMC इसका नाम है, स्मॉल मैग्लेनिक क्लाउड। ये किस तरीके का कुछ क्लाउड सा है, इसमें कुछ इरेगुलर गैलेक्सीज भी हैं इस क्लाउड्स के अंदर। तो ये जो 2 गैलेक्सीज है ना ये हमारे मिल्की वे को हमें 1500 मिलियन ईयर्स में एक बार इसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं। ये जो मैग्लेनिक क्लाउड्स है ना ये भी उसी टाइम पर बने जब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनी थी, यानी कि तकरीबन 13 बिलियन ईयर्स अगो ही बने थे। FSIB ने रिकमेंड किया था MDs फॉर द बैंक्स ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया। FSIB क्या है? बेसिकली आप लोगों ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में सुना होगा ना, तो जुलाई 2018 के अंदर बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करके बनाया गया था। 2018 नहीं 2022 सॉरी, क्योंकि ये 2022 के प्रीलिम्स में आया भी था ये बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो इसको रिप्लेस करके बनाया गया FSIB। इनका काम यही होता है रिकमेंड करना कौन होंगे होल टाइम डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द ऑल दिस बैंक्स एंड ऑल के। इसमें क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज के, है ना, चेयरपर्सन होंगे IRDAI के, डिप्टी गवर्नर भी होते हैं RBI के। तो FSIB जो है ना ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर आता है। ये थे हमारे कुछ वन लाइनर्स आज के। नाउ वी हैव दिस एडिटोरियल होल्ड ऑफ, चाइना मस्ट विड्रॉ द होल्ड ऑन लिस्टिंग ऑफ 4 अदर पाकिस्तानी टेररिस्ट। अभी हुआ क्या है ना कि एक टेररिस्ट थे जो कि लश्कर तैयबा के थे, इंडिया ने ना इनको डेजिग्नेट करने की बात की थी कि UNSC के द्वारा इनको डेजिग्नेट कर देते हैं एज टेररिस्ट। चाइना ने इसके ऊपर टेक्निकल होल्ड लगा के रखा हुआ था। अब देखो UNSC जो है ना उसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 और होते हैं टेम्प्रेरी, तो टोटल होते हैं 15। अभी 15 में से ना कुछ टाइम से ना सिर्फ चाइना एक ऐसा था जिसने इसके ऊपर होल्ड बना के रखा होता है, टेक्निकल होल्ड, और लास्ट ईयर। तो इनका नाम है राइट नाउ ही इज़ अब्दुर रहमान मक्की। अब इनको सेंक्शन कर देगा कि एक टेररिस्ट है एज पर द UN का सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये जो 26/11 के मास्टरमाइंड थे ना हाफिज सईद, ये उनके ब्रदर इन लॉ हैं, और ये इंडिया और US के जितने भी टेरर अटैक्स वगैरह हुए हैं जिसमें पाकिस्तान का सपोर्ट था वहाँ पर ही मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे। अब हुआ क्या है ना कि चाइना का जो होल्ड था ना मक्की के ऊपर, ये मक्कीज लिस्टिंग प्रोसेस इन जून, ये 1 ऑफ द 5 होल्ड्स था, यानी कि 5 के ऊपर होल्ड किया हुआ था, उसमें से 1 के ऊपर चाइना ने भी राइट नाउ छोड़ दिया है। अब इसके कारण हुआ ये था ना कि बहुत टाइम से ना न्यू दिल्ली इसके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहा था हमारी ताई से, उनका कि चाइना के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। राइट नाउ चाइना जो है ना UNSC का जो काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म है उसकी मॉकरी बना रहा है, उसका मजाक बना के रखा हुआ है, टेररिस्ट को सैंक्शन नहीं करने दे रहे। 15 कंट्रीज है उसके अंदर, 15 में से 1 कंट्री उसके ऊपर होल्ड बना के रखा हुआ है। तो इस सेंस के अंदर चाइना का जो डिसीजन था ना इसको अलाउ करना, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा प्रपोजल था जहाँ पर इंडिया भी एक को स्पॉन्सर था, उसको अलाउ किया गया। एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक टेररिस्ट को जिसको प्राइमरीली इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए खास करके कश्मीर के अंदर, है ना, उसको अलाउ किया गया कि UN के द्वारा एक सैंक्शन टेररिस्ट है वो। पहले क्या होता था कि मोस्टली जो लिस्टेड थे ना वो अलकायदा के लिंक्स थे और उन्होंने इंडिया के अलावा दूसरे पार्ट में अटैक किए होते थे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि चाइना को किस चीज़ ने प्रमोट किया था ये सब करने के लिए कि, एंड हुआ इतना कि 2019 के अंदर चाइना ने एग्री किया था कि एक डेकेड ओल्ड की डिमांड थी इंडिया की तरफ से कि जो जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर है ना, ओनली आफ्टर इंटरनेशनल आउटक्राई ऑफ द पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग। तो चाइना के ऊपर प्रेशर बना हुआ था कि यार इंडिया ने भी बहुत बोला हुआ था। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में तो उन्होंने किस बात को लेकर के किया था। चाइनीज जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने कहा था कि मक्की की लिस्टिंग जो है कंड्यूसिव है टू एनहेंस द इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ पाकिस्तान फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म। तो चाइना ने ये कहा था कि हम लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म के साथ फाइट करे
एंड समहाउ इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों को काउंटर टेररिज्म के ऊपर काम करने की ज़रूरत है. दैट्स वाई वी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग, ऑल आउट दिस थिंग. तो पाकिस्तान को हैज़ येट टू होल्ड इवन वन ऑफ द मैनी टेररिस्ट ऑन द लिस्ट अकाउंटेबल फॉर मेजर अटैक्स. 1999 के अंदर IC 814 का कांधार की हाईजैकिंग हुई थी प्लेन की. मुंबई का 26/11 अटैक हुआ था. पठानकोट में अटैक हुआ था. पुलवामा में अटैक हुआ था. तो इन सब को लेकर के भी पाकिस्तान हैज़ टू गिव अप ऑन दिस थिंग कि वो टेररिस्ट को स्पॉन्सर नहीं करते हैं. तो न्यू दिल्ली हमेशा से इस चीज़ को एक टास्क की तरह लेके आगे बढ़ रही है. तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो मक्की को डेजिग्नेट किया गया था, इसके पीछे इंडिया चाइना के नेगोशिएशंस रहे हों, जो कि हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के स्टैंड ऑफ पर हुआ हो. देखो ये ना डिप्लोमेसी होती है. मतलब इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ था ना, उसमें पीछे की तरफ बैक एंड में जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रही होती है, उसमें ये बात की जा रही होती है. चाइना कुछ डिमांड करता है, इंडिया कुछ डिमांड करता है. इंडिया कहता है कि ठीक है, हम लोग तुम्हारी इस बात को, पर्टिकुलर चीज़ को हम मान लेंगे. तुम उस पर्टिकुलर टेररिस्ट को तुम लोगों ने टेक्निकल होल्ड बना के रखा हो ना, तुम उसको वहाँ से रिलीज़ करा दो, तुम उसको डिक्लेयर करने दो. और फिर चाइना बोलेगा कि नहीं, हमको पाकिस्तान को सपोर्ट करना है इस चीज़ में, तो बोलेगा ठीक है. तो ये चलता रहता है. इट कीप्स ऑन हैपनिंग. इसी को बोलते हैं डिप्लोमेसी. तो फॉरेन अफेयर्स में जो लोग काम करेंगे जाके आगे इंडियन फॉरेन सर्विस में, उन लोगों को इस बारे में बहुत पता होगा. ये सब चीज़ें अंडर द टेबल होती हैं, न्यूज़ में नहीं आती हैं बातें. एंड ये बहुत ही टेक्निकल काम होता है. इसमें बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है, बहुत नॉलेज, बहुत कुछ पता होना चाहिए आपको कंट्रीज़ के बारे में. देन ओनली समबडी कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ दिस लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक्स. तो इसके अलावा भी हाफिज़ सईद का बेटा है तलहा, 26/11 का हैंडलर है साजिद मीर, लश्कर तैयबा का रिक्रूटर भी था शाहिद महमूद, और अब्दुल रऊफ अजहर है जो कि उसका ब्रदर भी था. ये सब भी IC 814 की हाईजैकिंग के लिए भी रिक्वायर्ड है. इनकी भी डिमांड की गई है. तो लेट्स सी फ्यूचर में और क्या होता है. चाइना ने एक चीज़ के ऊपर तो हार मानी है. तो चाइना की 2-3 चीज़ें हुई हैं. चाइना की पॉपुलेशन कम हुई है, चाइना की GDP भी कम रही थी, और चाइना ने टेक्निकल होल्ड छोड़ दिया था फॉर मक्की, अब्दुल रहमान मक्की के लिए. Now we have the small editorial, new free food grain scheme as an illusion, double speak. ये स्वाति नारायण जी ने लिखा है. शी इज़ अ फैकल्टी एट स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एट OP जिंदल यूनिवर्सिटी. देखो ये वाला एडिटोरियल नहीं, थोड़ा सा आपको बायस दिखाई देगा, इसमें पॉलिटिकल एंगल दिखाई देगा, पर ये एडिटोरियल जिसने लिखा है ना, ये उनके अपने ओपिनियन है. तो जो भी लिखा हुआ हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बीइंग अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, बीइंग एन एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट, आपको हर साइड के बारे में पता होना चाहिए. यू नीड टू लुक एट बोथ द साइड्स. अक्सर लोग बोलते हैं कि UPSC के अंदर आप लोग पॉलिटिकल न्यूज़ को अवॉइड कर दो. पॉलिटिकल न्यूज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ना वो पूछी जाएगी, ना आपको बोलनी होती, ना इंटरव्यू में, ना मीन्स में. बट यू शुड बी अवेयर. पॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में पता होने से ना आपके पास कुछ फिलर्स के तौर पर काम करती है. वो आपका जो स्टैटिक एंड डायनेमिक कंटेंट होता है ना, उसकी लिंकिंग बनाने में मदद करती है. उसको समझने की कोशिश करेंगे. स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन दिया गया, मैंने ये ग्रीन कलर में हाईलाइट किया. आई वुड वांट कि आप इसे नोट डाउन कर लो एंड फिगर आउट करो, स्किलफुली सोचो इसके ऊपर कि लाइन आप कौन से थीम्स में यूज़ कर सकते हो. मेंस में, एथिक्स में, ऐसे के अंदर, ऑप्शनल में आपके कोई जो भी आपका ऑप्शन होगा, क्या आप उसमें इस्तेमाल कर पाओगे. तो उन्होंने कहा कि इन जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म, कोई बुक होगी, जॉर्ज ऑरवेल को थिंकर हो सकते हैं. स्क्वीलर द स्मॉल फैट पिग वॉज अ ब्रिलियंट ऑरेटर. एक कोई छोटा सा सुअर होगा, स्मॉल फैट, मोटा सा, छोटा सा, तो वो काफ़ी अच्छा ऑरेटर है, बोलता बहुत अच्छा है, वक्ता बहुत अच्छा है. हु ऑलवेज स्पोक टू द हार्ड वर्किंग एनिमल्स अबाउट अ रीएडजस्टमेंट ऑफ राशंस बट नेवर एज अ रिडक्शन. तो उसने कहा था कि जो भी ये जानवर होते हैं ना, खुद वो बहुत मोटा है, तो उनसे हमेशा ये बात करता रहता है कि अपने राशन जो होता है ना, उसको रीएडजस्ट करो, लेकिन उसको रिड्यूस मत करो. यानी कि वो खुद भी मोटा है, दूसरों को बोल रहा है कि अपने खाने पीने की चीज़ों को ना रीएडजस्ट करते रहो, कम मत करो. तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा सेटायर था यहाँ पर, काफ़ी अच्छा जो भी था. बाकी देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है. गवर्नमेंट ने लिस्ट में, ये हम लोगों ने टॉपिक पूरा डिटेल में कवर किया था. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को जब बंद किया गया था, तो वही है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब आई थी, ये आई थी कोविड के टाइम पर, गरीब लोगों को और ज़्यादा फूड ग्रेन देने के लिए. तो उन्होंने कहा था कि इसको हम लोग टर्मिनेट कर रहे हैं. अब ये भी कहा कि 81 करोड़ के आसपास है, 810 मिलियन मतलब 81 करोड़ होता है, जो भी अब 81 करोड़ बेनिफिशरीज हैं किसके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के. देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपके मीन्स में 2 बार पूछा गया है, ये एक्ट के बारे में पूछा गया है. तो उन्होंने कहा था कि इस एक्ट के जो बेनिफिशरीज है ना, इनको 5 किलो के आसपास के फ्री फूड ग्रेन मिलेंगे हर महीने 2023 में. ऑलराइट, लेकिन ये जो अभी खाना दिया जाएगा, अनाज दिया जाएगा ना, ये ऑलरेडी गारंटीड है इनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लॉ के अंदर. ऑलराइट, जो कि पहले UPA गवर्नमेंट ने अलाउ किया था. डिफरेंस किस बात का आ गया है कि जनवरी 2023 के अंदर वो फैमिली ऑफ 5 लोगों की फैमिली कलेक्ट करेगी 25 किलोग्राम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. नोटेबली ये जो चीज़ थी ना, ये 25 किलोग्राम पहले 50 किलोग्राम तक का था, जिसमें से 25 किलोग्राम था फ्री और 25 किलोग्राम तक 3 रुपये के हिसाब से. ये किस में दे रहे थे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में. अब ये 50 से कम होकर के 25 हो गया बस.
तो राशन शॉप से मिलेगा विद ए पेमेंट ऑफ 75, क्योंकि 25 किलो 3 में मिलता था, तो 75 के हिसाब से पर केजी था ना ये। एक फैमिली विल नाउ हैव टू परचेज द रिमेनिंग 25 किलो फ्रॉम द मार्केट एट द चीपेस्ट पॉसिबल रेट ऑफ 450 किलो। यार 25 किलो अगर आप राइस 450 में ले रहे हो तो वैसे तो सबके लिए सस्ता नहीं है, बट फॉर द BPL टाइप फैमिली पीपल उनके लिए काफ़ी सस्ता पड़ जाता है उन लोगों को ये। विच इम्प्लाइज की एडिशनल एक्सपेंस आएगा 375 रुपीज़ का उनके मंथली बजट के ऊपर। क्योंकि अगर कैलकुलेशन करते हैं कि 1 kg 18 रुपये के हिसाब से या फिर 25 किलो 450 के, ऐसा कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो। अब इसमें इलेक्शन का एंगल जोड़ा गया कि गवर्नमेंट ने स्कीम को क्यों बंद किया, गवर्नमेंट 81 करोड़ लोगों को 5 kg क्यों फ्री दे रही है और फर्दर। ऑफ कोर्स जो अर्लियर वर्जन था ना उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते इंडेफिनेटली, क्योंकि 2022 के अंदर जो हमारे फूड का स्टॉक था ना खरीफ का, वॉज एट लैकलस्टर। हमारे पास खाने के अनाज की ही कमी आ गई है। अब रिपीटेड तरीके से एक्सटेंशन किया गया था, 28 महीने तक इसको एक्सटेंड करके रखा था, और कहीं ना कहीं उसको स्टेट में जो इलेक्शन हो रहे थे ना उन पर भी नज़र रखी हुई थी, क्योंकि स्टेट असेंबलीज चलती रहती है ना। अभी राइट ना होने वाला क्या है ना, लेटेस्ट जो रीएडजस्टमेंट किया गया, अभी रीएडजस्टमेंट ये किया ना, देखो रीएडजस्टमेंट कीवर्ड समझ रहे हो। गवर्नमेंट ने क्या बोला, स्कीम को बंद कर रहे हैं लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 81 करोड़ लोगों को 5 kg अभी भी फ्री में देते रहेंगे। दिस इज व्हाट रीएडजस्टमेंट इज कॉल्ड। अभी क्यों किया गया है, पहले तो आपने 28 महीने तक इसको एक्सटेंड कर लिया, अभी भी एक्सटेंड कर देते। अभी क्यों किया गया है, अभी 9 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनमें 2023 में पोलिंग होने वाली है, यानी कि तकरीबन 9 स्टेट ऐसे जिनमें जनरल इलेक्शन जो होगा ना हमारा 2024 का, अगले साल जो लोकसभा इलेक्शन है उससे पहले पहले 9 स्टेट्स के अंदर स्टेट असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। तो उन स्टेट्स के अंदर जो भी गवर्नमेंट होगी वो गवर्नमेंट अपना स्कीम्स के थ्रू अर्न करने की कोशिश करेगी, अपनी वोट्स वगैरह को लेने की कोशिश करेगी, विच इज़ वेरी नॉर्मल, ऐसा होता है। ये जो सब्सिडी है ना ये डुप्लीसिटियस है, ऐसा ऑथर ने बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने डिनाउंस किया था कि रेवड़ी कल्चर चलता है जहाँ पर फ्री में चीज़ें बांटी जाती हैं और ऑपोजिशन पार्टीज वोट कदर करती हैं। तो उन्होंने कहा था कि यही चीज़ अभी की जा रही है राइट नाउ, गवर्नमेंट भी यही कर रही है। मोदी जी ने उस टाइम ये कहा था कि आप ऐसा करते हो, बट राइट नाउ मोदी जी खुद ऐसा कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उनका नाम है स्टीवन विल्किंसन। वो आर्ग्यू करते हैं कि ड्यू टू इंडियाज एथनिक हेट्रोजेनिटी और इंक्रीजिंग इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, सारी पॉलिटिकल पार्टीज प्रेफर करती हैं कि डिफरेंशिएट करना देमसेल्फ बेस्ड ऑन सच पैट्रोनेज पॉलिटिक्स। एक पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं फिर खुद ही उन्हीं चीज़ों को फॉलो करती हैं। तो बीजेपी ने भी कंटिन्यू इस क्लाइंटलिज्म को फॉलो किया है। मोर देन 20 सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जिनको बाद में रीनेम करके उनको प्रधानमंत्री का क्रेडिट दे दिया गया है, ऐसा भी हुआ है। अब मेन फ्लॉज क्या थी ये समझने की कोशिश करते हैं। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो रियल डिज़ाइन फ्लो था ना वो था उसके यूनिवर्सल कवरेज में, क्योंकि 2011 के सेंसस की बाद से ना राशन कार्ड को अपडेट नहीं किया गया है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि मोर देन 40% जो इंडिया की पॉपुलेशन ना वो राइट नाउ एक्सक्लूडेड है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से भी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से, इससे बाहर है। बहुत सारे गांव हैं, स्लम एरियाज़ हैं, बहुत सारे मार्जिनलाइज कास्ट और कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली माइग्रेंट्स होते हैं, सेक्स वर्कर्स होते हैं, होमलेस लोग होते हैं, वो बिना NFS से या राशन कार्ड के उनको अपना गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ जगह पर अच्छा भी हुआ है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल है, उन्होंने यूनिवर्सलाइज कर दिया था इसको, या फिर उन्होंने क्या किया था कि अपने स्टेट कार्ड को ना थोड़ा सब्सटेंशियली एक्सपेंड कर दिया था, यानी कि उन्होंने अपने स्टेट के अंदर कवरेज को इंक्रीज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगस्त 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि भाई ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की कवरेज है ना इसको आप इंक्रीज करो। हालांकि जो पॉपुलेशन के प्रोजेक्शन देखे जा रहे हैं, हम लोगों ने देखा ना ऊपर भी कि इंडिया की पॉपुलेशन 2023 में चाइना को सरपास कर जाएगी। तो एटलीस्ट 100 मिलियन बेनिफिशरीज जो है ना, 100 मिलियन कितना है, यानी कि 10 करोड़ के आसपास, स्पेशली जो बच्चे जिनका जन्म पिछले डेकेड में हुआ है, डेकेड में मतलब 2011 के बाद हुआ है, वो भी राशन कार्ड की लिस्ट से ही गायब है। तो उनको भी तो बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। तो 10 करोड़ के आसपास इतने लोग होंगे हमारे पास जिनको हमें और खाना देने की ज़रूरत है। अब वो है कि इस चीज़ के अंदर ना पार्शली एक एक्सेप्शन देखने को मिला था उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की इलेक्टोरल विक्ट्री हुई थी 2022 के अंदर, है ना, असेंबली इलेक्शंस आए थे। तो बीजेपी की वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना उन्होंने फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड किया था, इसमें कुकिंग ऑयल था, पल्सेस थी, सॉल्ट था, कोविड-19 के टाइम पर, क्योंकि उन्होंने देखा था कि 2022 के अंदर हमारे असेंबली इलेक्शंस होंगे। पॉलिटिकल स्टंट है, सब करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो हम लोग उस बात में नहीं जाना, बट वी हैव टू लुक एट थ्रू एवरी पर्सपेक्टिव। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैव एवरी रीजन टू फील नीड टू काउंटर द पॉलिटिकल मैसेजिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की तरफ से, ही इज फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। तो कह रहे कि जो पद यात्रा का मैसेज है ना यूनिटी का, एंड उसके स्पॉटलाइट है ऑन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को, इसके कारण लोगों के अंदर ना काफ़ी हद तक जागरूकता आ रही है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसको इस मैटर को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है। 2023 में इंडिया को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि चाइना से ज़्यादा पॉपुलस हो जाएगा, लेकिन जिस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना,
ये हमारे लिए एक डेमोग्राफी डिजास्टर बन सकता है। फिर कहीं ना कहीं जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, इसको भी अंडरमाइन किया गया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका जो 100 डेज़ का वर्क था ना, जो वर्क गारंटी किया रहता है, उसको भी कहीं ना कहीं स्क्वीज करने की कोशिश की थी। क्या हुआ था, एम्प्लॉयर जो था ना, ये जो स्कीम है ना, ये लास्ट रिजॉर्ट रहती है। इसके अलावा कहीं पर और एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट दे नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत चीप है। गवर्नमेंट 100 दिन काम कराती है पर डे के हिसाब से, उनको फिर वो पैसा दे देती है। तो इसमें बहुत सारे बजट कट्स किए गए थे एंड पेमेंट्स को डिले किया जाता है, कुछ टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स आ जाते हैं। 2022-23 के अंदर सिर्फ 57 मिलियन हाउस होल्ड थे जिनको नरेगा का ये जो वर्क मिला था, अनलाइक 73 मिलियन, उससे पहले 73 मिलियन को मिला था, यहाँ पर सिर्फ 57 मिलियन को मिला था। कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था रेड फोर्ट पर दिसंबर 2022 में कि पिक पॉकेट्स ऑलवेज नीड टू डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ विक्टिम्स, फलाना। अब राहुल गांधी जी की स्पीच या मोदी जी की स्पीच हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। हम लोगों को कुछ डेटा समझना था, हमको स्टांस देखना था, हमको बेनिफिशरीज के बारे में जानना है, हमको सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, खरीफ क्रॉप के बारे में जानना है। ये हम लोगों ने जान लिया, देख लिया। तो ये हम लोग इसे डिटेल में एक और एडिटोरियल कवर कर चुके थे, अब रिपीट हुआ है, बट ठीक है, अच्छा लगा। ये वाला एडिटोरियल रह गया लास्ट, द इलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ साउथ एशिया। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर वो एथिक्स का भी कवर करना है, केस स्टडी थोड़ा टाइम लेती है 15-20 मिनट से ऊपर, तो इसको मैं नेक्स्ट डे कवर करूँगा। बाकी के जो मेजर थे वो हम लोगों ने कवर कर ही लिए। एथिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं हम लोग। 2014 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, 2013 का हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था। अब कल तक हम लोगों ने 8 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, आज से हम लोग केस स्टडीज़ स्टार्ट करेंगे। तो टोटल हमारे पास 6 केस स्टडीज़ है, हम लोग इनको 2-2 करके 3 दिन में कवर कर लेंगे। PDF अवेलेबल नहीं हो पाएगी, आप लोग साथ साथ देखते हुए नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि अगर PDF अवेलेबल करा दी जाएगी तो आप भी जानते हैं कि आप कुछ ना कुछ बहाना ढूंढेंगे अपने मन से। PDF सेव करना बहुत ईजी होता है, सो इसलिए साथ साथ लिखते चलोगे तो आसान हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 250 वर्ड्स का है, 20 मार्क्स का, यानी कि हमको 4 पेज मिलेंगे इसमें। नाउअडेज देयर इज़ एन, अच्छा ये बात मैं आपको कुछ नई बातें बताता रहता हूँ। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है ना, देन यू कैन अंडरलाइन इट, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर सकते हो, अंडरलाइन करने से वहीं की वहीं दिख जाएगा। सो नाउअडेज देयर इज़ एन इंक्रीजिंग थ्रस्ट। अब यहाँ पर मैं अंडरलाइन करते हुए रीड कर रहा हूँ साथ में, तो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं ब्लॉक में डाल दूंगा। देयर इज़ एन इंक्रीजिंग थ्रस्ट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल अराउंड द ग्लोब। At the same time, there is also an increasing concern about environmental degradation, which is caused by development. So there is one thing which is economic development, there is one thing which is environmental degradation. Many a time we face a direct conflict between developmental activity and environmental quality. So there is a direct conflict. It is neither feasible to stop nor to curtail the developmental process, nor it is advisable to keep degrading the environment, as it threatens our very survival. डिस्कस करना है कुछ feasible strategies which could be adopted to eliminate this conflict which could lead to sustainable development. तो 4 पेज है हमारे पास। एक तो हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात करनी है, एंड एक मतलब ये केस स्टडी टाइप का कुछ लग नहीं रहा, बट स्टिल जो क्वेश्चन पेपर में जो कैटेगरी बन के आती है ना, सेक्शन A एंड B टाइप की, उसमें केस स्टडी में ही आया था। तो देयर इज़ वन साइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक तरफ है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कह रहा है कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना भी ज़रूरी है और एनवायरमेंट को बचा के रखना भी ज़रूरी है। एनवायरमेंट का नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि वरना फिर हमारा सर्वाइवल कैसे हो पाएगा, और ना ही हम लोग डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ कैसे बना पाएंगे जिसके कारण कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए दोनों के बीच में, किसमें, डेवलपमेंट में और डिग्रेडेशन में, एंड हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर चल पड़े। अब आप लोग सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन सी बात है। तो हमारे पास यहाँ स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, अर्थ है, एनवायरनमेंट है और मैनकाइंड है। डायलेमा क्या है, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट डिबेट और सर्वाइवल वर्सेस ग्रीड ऑफ मैनकाइंड की डिबेट। डेवलपमेंट इंडीज इज अ नेसेसरी बट अ मल्टी फेस्ड इविल। विद डेवलपमेंट कम्स restructuring of the planet. I deliberately use the word restructuring of the planet rather than destruction of planet because we can still prosper rather than merely grow in a tabular सेंस। तो जो भी हम लोग बात कर रहे थे, हमको थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में हल्का सा एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, वो हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया। फिर 2 centuries ago, तकरीबन 200 साल पहले, we never thought of light without burning woods, but now with expanded horizon of knowledge in the field of fundamental science, we realize there are infinite probabilities which haven't been explored. All right, today we are talking
अबाउट ग्रीन एनर्जी विच हैज़ हेल्प टू रिस्टोर द एनवायरनमेंट, हैंस डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कैन गो हैंड इन हैंड। अब ये हमारे स्टेटमेंट है, हमने उसको ये डिक्लेरेशन दे दिया है कि येस हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, बोथ द थिंग्स कैन गो हैंड इन हैंड। अब आगे कैसे जाएगा हैंड इन हैंड वो हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, पर हमने ये भी कहा कि इट कैन ऑल्सो कॉज दी डिस्ट्रक्शन। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इट्स नॉट कि भाई सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट ही करेंगे या फिर सिर्फ एनवायरनमेंट को ही प्रोटेक्ट करेंगे, वी कैन गो बोथ द वेज। तो अब इसी को हम लोग आगे जाने की कोशिश करते हैं। अब सेकंड बेसिकली उसने हमसे स्ट्रेटजीज ही पूछी थी ना, तो हम लोग अब डायरेक्ट स्ट्रेटजीज पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्टीवर्डशिप, ट्रस्टीशिप एंड एनवायरनमेंट एथिक्स सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द नेट रिजल्ट एंड नॉट मेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो वर्ड है ना यहाँ पर सो दैट, ये बहुत पावरफुल वर्ड है, ये कनेक्टर की तरह काम कर रहा है। तो वी गेव अ स्टेटमेंट, हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया, प्रिंसिपल ऑफ स्टीवर्डशिप, ट्रस्टीशिप एंड एनवायरनमेंट एथिक्स। फिर ये जो सो दैट है ना, ये कनेक्टिंग वर्ड का काम करता है। उसके बाद क्या, सो दैट, इसके बाद क्या होगा, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये कॉज है और कॉज के बाद इफेक्ट कैसे आ रहा है। दिस इज समथिंग जो आंसर राइटिंग के अंदर लोगों को मोस्टली को नहीं पता होता है। फॉर देम इट इज लाइक कि लिख दो प्रिंसिपल ऑफ स्टीवर्डशिप, ट्रस्टीशिप, एनवायरनमेंट एथिक्स को फॉलो करना है, इट्स नहीं। सो दैट उसके बाद क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द नेट रिजल्ट एंड नॉट मेयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Ideology of Vasudhaiva Kutumbakam shall be applied to reach the global consensus on sustainable development, countering the climate change, implementation of Paris Deal, etc. Awareness of mankind via persuasion and social influence to adopt greener development like public transport and green homes, etc. Attitude change of industries and developed nations like USA by their peers from the Scandinavians can bring positive changes. अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यूरोप के साइड में, तो बेसिकली उनके साइड में, यूरोप कहना भी ठीक नहीं होगा, एक जो बहुत एक्यूरेट वर्ड बनता है वो बनता है कि द नदर्न हेमिस्फीयर की साइड में जो है, तो वहाँ से इन चीज़ों के ऊपर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी काम किया जाता है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल हो गया। तो हम लोगों ने कितने एग्जाम्पल दिए, हम लोगों ने उसको स्टीवर्डशिप, ट्रस्टीशिप की बात की स्ट्रैटेजी में, हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, हमने सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएजन की बात की, हम लोगों ने दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ की, स्कैंडिनेवियंस की बात की। यू सी मल्टीपल डायमेंशंस आर बीइंग कवर्ड। Lessons shall be learned from various anthropogenic disasters and course correction shall be done. Effective implementation of policy जैसे कि compensatory forestry होता है, complete banning of deforestation like done in Norway shall be the way forward. हम लोगों ने देखो इंटरनेशनल एग्जाम बेस्ट प्रैक्टिस को भी बता दिया। Reduce, recycle and reuse along with adaptation and mitigation can curb the harms of development. अब ये टॉपिक अगर आप देखोगे बहुत हद तक आपके GS3 में जो एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन वाला सेक्शन होता है वहाँ से कवर हो रहा होता है। आप लोग वहाँ पे प्रिपरेशन तो करते ही हो इस तरह की चीज़ें कि भाई ये क्या कुछ किया जा रहा है दूसरी कंट्रीज़ में, वहाँ पर आपके नोट्स में तो होता ही है सब। यू कैन रिफ्लेक्ट द सेम थिंग हेयर ऑल्सो। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा फ्लो चार्ट दिखाया। हैफेजार्ड ग्रोथ, एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। उसके बाद फिर स्टीवर्ड ट्रस्टीशिप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल एथिक्स, ये तीनों चीज़ें फिर सामने निकल के आ जाती है स्ट्रैटेजीज़ के तौर पर। इसको आप फ्लो चार्ट को ना जितना मैं फिगर आउट कर पा रहा था ना, मुझे बनाने के बाद ये लगा कि इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। देयर आर मोर कीवर्ड्स दैट यू कैन रिलेट, क्योंकि आप देखोगे हम लोग हैफेजार्ड ग्रोथ करते हैं और उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट पे, तो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है। अब उसके बाद ये एरो बना करके मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इट्स नॉट वेरी मच क्लियर, पर मुझे लगा कि मैं ये वाला पार्ट आप लोगों पर छोड़ देता हूँ कि आप अपनी खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करो कि इन एरोज़ की जगह पर क्या कोई कीवर्ड आना चाहिए या फिर कुछ और लिखा जाना चाहिए, या फिर हम लिखा ये सब रहने दें बट यहाँ पर एरोज़ के ऊपर कुछ लिख दें ताकि डायरेक्शन समथिंग ना, तो थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगाइएगा। देन appreciating the environment and the earth as home of man will go long way in eliminating the conflict between mankind and environment. This will also require mankind to practice Aquinas' cardinal virtue of temperance in line with Gandhiji's statement that the earth has enough for everyone's needs but not for everyone's greed. अभी जो एंडिंग है ना, एक तो एक्विनास के बारे में हम लोगों ने देखो पहले भी 2013 वाले जो सॉल्यूशंस किए थे ना, वहाँ पर हम लोगों ने एक्विना के कार्डिनल वर्च्यूज़ के बारे में बात की थी, और गांधी जी के स्टेटमेंट। अब ये जो गांधी जी की स्टेटमेंट है, यू ऑल नो एग्जैक्टली इसी स्टेटमेंट के ऊपर दैट द अर्थ हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड्स बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, ये 2013 के क्वेश्चन में आया था ये GS4 में। तो व्हेन यू हैव सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना, आप पिछले पूछे गए क्वेश्चन की कोट को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। देयर आर सो मच हेल्पफुल। इवन जो ऐसे के टाइटल्स होते हैं ना आपके, आप उनको भी बार बार यूज़ कर सकते हो। पुराने जो ऐसे के टाइटल्स आ चुके हैं, इफ़ यू जस्ट पुल आउट देम ना, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखो ये पिछली बार क्वेश्चन आया था, यहाँ पर ये आंसर के वे फॉरवर्ड में आ गया और एकदम फिट भी बैठ रहा है। तो इस तरीके से वी हैव कवर्ड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। उन्होंने यही हमसे पूछा था कुछ फीजिबल स्ट्रेटजीज बता दो जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा होता रहे। हम लोगों ने सारी के सामने कितनी स्ट्रेटजीज बताई, इनको 4, 5, 6, 7 स्ट्रेटजीज बता दी हैं, और हम लोगों ने इसका एक्विनास को और गांधी जी के साथ इनकी कुछ नॉलेज पॉइंट के साथ हमने इसकी एंडिंग भी कर दी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है।
Suppose one of your close friends who is also aspiring for civil services comes to you for discussing some of the issues related to ethical conduct in public services. He raises the following points. अब देखना ये 4 पॉइंट्स रेज किए गए हैं, 1 2 3 और 4. अब देखो ये तो मैंने जैसे लिख दिया आप लोगों के लिए, तो मैंने सडनली आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ठीक है 4 पॉइंट दिए गए. पर जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में, तो आप इमीडिएटली सर्कल कर लो ताकि बार बार भूलने की दिक्कत ना हो. अच्छा 4 पॉइंट्स, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि पहला पॉइंट एंड कहाँ पे हो रहा है. तो आपके दोस्त के साथ आप कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हो. पहला कि इन द प्रेजेंट टाइम्स जब कोई एक अनएथिकल एनवायरनमेंट होता है ना, इज क्वाइट प्रेवलेंट. इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू स्टिक टू एथिक प्रिंसिपल्स मे कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू इन वंस करियर. इट मे कॉज हार्डशिप टू द फैमिली मेंबर्स एज वेल एज रिस्क टू वंस लाइफ. व्हाई शुड वी नॉट बी प्रैग्मेटिक एंड फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड बी हैप्पी विद डूइंग व्हाटएवर गुड वी कैन. कहना ये चाह रहा है, वो कह रहा है कि भाई देखो बात ये है, आजकल का जो माहौल है ना, वहाँ पर नैतिकता नाम की कोई चीज़ तो है नहीं. तो एक व्यक्ति को ना अपने ये जो सिद्धांत होते हैं ना, जीवन के मूल सिद्धांत, इनके साथ अटका रहने से क्या फ़ायदा होता है. ठीक है, अपने खुद की करियर का नुकसान कर लेते हैं. क्योंकि होते हैं ना कुछ लोग बड़े एथिकल ऑनेस्ट होते हैं. सिविल सर्विस में आप लोगों ने देखा ही होगा, अशोक खेमका जी का एग्जाम्पल बहुत दिया जाता है कि इफ़ यू आर कम्प्लीटली ऑनेस्ट ऑल्सो तो आपके करियर की बैंड बजा दी जाती है. हर बार आप मतलब कहते हैं कि 26 साल के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट 52 ट्रांसफ़र हुए उनके, साल में 2 ट्रांसफ़र होते रहते हैं उनके. तो करियर तो ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रॉय सा ही हो जाता है कायदे से, क्योंकि आप कहीं सेटल नहीं हो पाते, आपकी फैमिली को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही होती है. तो यही कहना चाह रहा है कि देखो भाई एक सिचुएशन ये है, आज के टाइम में ना अनएथिकल एनवायरनमेंट ना बहुत चलता है. तो एक व्यक्ति को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने जो ये एथिकल प्रिंसिपल, जो तुम सिद्धांत और मूल अधिकार और फलाना ये और मेरे वैल्यूज़ एंड ऑल के चक्कर में मत पड़ो, अपने करियर को बर्बाद मत करो. क्यों अपनी फैमिली के लिए हार्डशिप्स डेवलप कर रहे हो ना, थोड़ा प्रैग्मेटिक हो जाओ, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, और जो हाँ ऐसा पाथ फॉलो करो जहाँ पर तुम्हारे पर्सनल करियर में लीस्ट रेजिस्टेंस हो, और खुश हो जाओ जो भी तुम कर रहे हो उसके साथ. तो एक तो हमारे पास केस बन गया ये वाला. ऑलराइट, अब आगे चलते क्या दो दोस्त क्या डिस्कस कर रहे हैं. When so many people are adopting wrong means and are grossly harming the system, what difference would it make if only small minority tries to be ethical? They are going to be rather ineffective and are bound to get frustrated. कहना चाह रहा है जब सिस्टम के अंदर इतने सारे लोग गलत तौर तरीकों को अपना रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो भाई एक छोटे से व्यक्ति का कुछ गलत कर देने से क्या ही बिगड़ जाएगा, है ना. पहली बात तो छोटे से व्यक्ति का कुछ गलत कर देना इतने बड़े सिस्टम के अंदर ना इग्नोर कर दिया जाएगा, ध्यान दिया नहीं जाएगा, और इट एंड आर बाउंड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड. उसका पॉइंट क्या निकलेगा, वो अपने आप पे फ्रस्ट्रेशन ही कॉज करने वाली है. दूसरी सिचुएशन ये दे दी गई है. आप देख रहे हो 2 दोस्त बैठ कर क्या कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, आगे फिर एग्जामिनर हमसे क्या जानना चाहेगा वो भी देखते हैं. तीसरे सिचुएशन में चलते हैं. इफ़ वी बिकम फसी about the ethical considerations, will it not hamper the economic progress of our country? After all, the present age of high competition, we cannot afford to be left behind in the race of development. अभी एग्जैक्टली हमारे पिछले वाले टॉपिक की तरह से है. वो कह रहा है कि अगर हम लोग इतना ज़्यादा एथिकल चीज़ों को देखेंगे, एनवायरनमेंट सेव करना है, जानवरों को बचाना है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट, और तो डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाएगी, विकास तो आएगा ही नहीं. विकास का भी तो जन्म होना ज़रूरी है ना, पैदा कब होगा बेचारा, विकास करते रहते हैं हम लोग. तो हमारी कंट्री की इकॉनमिक प्रोग्रेस कैसे हो पाएगी. आज के टाइम में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, हम लोग इस डेवलपमेंट के मामले में रेस में पीछे नहीं रह सकते. तो ये तीसरी सिचुएशन हो गई है. बहुत डिफिकल्ट है ये वाली केस स्टडी, और ऐसी एग्जैक्टली ना 2017 में बिल्कुल मिलती जुलती पूछी भी गई थी आपसे. अभी 2014 पे ना हम लोग 17 में जाएंगे ना तब करेंगे. और मैं ये भी करूँगा जब सारे हमारा हो जाएगा ना, ये पूरी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं पेपर वाइज वीडियो अपलोड कर दूँगा सारी. लाइक 2013 की पूरी एक सीरीज़ अपलोड कर दूंगा वीडियो, एक 2014 की पूरी वैसे, और फिर मैं एक केस स्टडीज़ का पूरा ओवरऑल 2013 से लेकर के 2022 तक का सारा केस स्टडीज़ का एक सारा कोर्ट वाले क्वेश्चंस का, ये सब बाद में करूँगा मैं एंड में. बट अभी तो आप लोग पैरेलली करते रहो, जो अभी पैरेलली करेगा ना उसका फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है. ठीक है, तीसरी सिचुएशन होगी. चौथी सिचुएशन पे जो 2 दोस्त विचार कर रहे हुए हैं कि इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन ग्रॉसली अनएथिकल प्रॉब्लम्स, but giving and accepting the small gratifications and doing small favors increases everybody's motivation. It can also make the system more efficient. So what is wrong in adopting such practices? ठीक है, यहाँ तक है ये वाला 4th कि भाई ये बहुत समझने लायक है कि हमको किसी भी तरह की अनएथिकल प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी स्मॉल ग्रेटिफिकेशंस एक्सेप्ट कर लेने से, किसी को छोटा मोटा फेवर दे देने से हर एक का मोटिवेशन बना रहता है और सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट रहता है. कहना ही चाह रहा ना, फेवर गवर्नमेंट में जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आपको समझ में आएगा फेवर क्या होता है. तो एक ऑफिशियल दूसरे ऑफिशियल के लिए फेवर करता है कि ठीक है मैंने तेरा कुछ काम करवा दिया, आगे फ्यूचर में मेरे को तेरी ज़रूरत पड़ेगी ना तो मेरे काम के लिए तुम मना मत करना. और वो कहते हैं कि छोटी छोटी अनएथिकल प्रैक्टिसेस, स्मॉल ग्रेटिफिकेशंस, कहने का अर्थ यही है छोटी छोटी. अब इसको आप कैसे समझोगे, छोटी छोटी ब्राइब्स से समझ लो, छोटी छोटी रिश्वत देना, 100-50 का 1000 रुपये का काम कर देना, है ना, ग्रेटिफिकेशंस. तो वो ये कहना चाह रहा है कि अभी छोटी छोटी चीज़ों को ना इतना कोई नोटिस तो करता नहीं है. पिछले क्वेश्चन में भी यही कहा था ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स गो आर द इनफेक्टिव और अननोटिस्ड. तो ये सिचुएशन है.
अब एग्जामिनर ने आपको बोला कि देखो भाई, दो दोस्तों ने मिलकर इन टॉपिक्स पे बात की है, व्हाट इज़ रॉन्ग इन अडॉप्टिंग सच प्रैक्टिसेस। क्रिटिकली एनालाइज करो अबव व्यू पॉइंट्स को, क्रिटिकली एनालाइज करना है, और ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस व्हाट विल बी योर एडवाइस टू योर फ्रेंड। ठीक है, उसने कहा था कि आपका एक दोस्त और आप दो लोग हो, यू आर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, आप उसके साथ कुछ टॉपिक डिस्कस करने के लिए आता है एथिकल कंडक्ट को लेकर के, और उसने कुछ पॉइंट्स रेज किए थे, उसने 4 पॉइंट्स रेज किए थे। एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई इन सबको अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है, सही तो बोल रहा है वो कायदे से, प्रैक्टिकल तो है बातें। तो कह रहा है कि अब इन पॉइंट्स को एनालाइज करो, इस एनालिसिस के ऊपर आप ये बताओ कि आप क्या उसको एडवाइस देने वाले हो। 20 नंबर का है, 4 पेजेस का। तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम लोग एक एक पॉइंट को, अब देखो इसमें ये आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना चाहता हूँ। आप ये तो बोलोगे नहीं, इसको तो पूरा नोट डाउन करोगे नहीं, आपको एग्जैक्टली उसने जिस तरीके से इसको नोटेशन दिया हुआ है ना, इसने ये आई और डॉट लगा के 1 बनाया है, ऐसे करके उसने 2 बनाया। अगर वो ABCD देता तो आपको ABCD एग्जैक्टली सेम लिखना होगा। अब उसने ये आई बनाया था, फिर डॉट लगाया था ना, तो आप उसी वाले को यहाँ लिखो ताकि एग्जामिनर को समझ जाए कि फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा है। और राइट, और हम लोग फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट करेंगे, फिर हम लोग बोलेंगे माई एडवाइस टू द फ्रेंड, और उसके बाद हम लोग लास्ट में एक वे फॉरवर्ड भी दे देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे। लेट अस ट्राई टू गो थ्रू दिस नाउ। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने कहा कि द अबव केस रिप्रेजेंट्स द पॉपुलर नोशंस इन द माइंड्स ऑफ द यूथ हु बिलीव दैट करप्शन एंड डिसऑनेस्टी आर नेसेसरी टू बी सक्सेसफुल इन सोसाइटी। तो ऊपर की जो परिस्थिति है जिस दोस्त की बताई गई, जिसने 4 संभावनाएं बताई हैं, वो काफ़ी जवान है, उसको लगता है कि यार करप्शन वगैरह करके, डिसऑनेस्ट करके ना सक्सेसफुल हो बना जा सकता है सोसाइटी में। एज ए फ्रेंड इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं हाईलाइट करूँ द फ्लॉड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ माई फ्रेंड एंड शो हिम द पाथ ऑफ ट्रुथ एंड इंटीग्रिटी। तो यू आर राइटिंग दिस आंसर, आपको सत्य की राह पर, सत्य निष्ठा की राह पर चलना होगा। पहले वाली सिचुएशन में ये ध्यान रखो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया क्वेश्चन में, वहाँ पर 1 हो तो 1 लिखो, वहाँ पर A है तो वहाँ A लिखो। ये बिल्कुल गलतियाँ मत करना इन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, एग्जामिनर के लिए डिफिकल्ट मत कर देना पेपर आपका, कभी वो बेचारा ढूंढता रहे कि कौन सी सिचुएशन कहाँ पर है, इरिटेट होकर नंबर काट ले। तो ये एक क्लासिकल डायलेमा है ऑफ पर्सनल वैल्यूज़ का एंड पर्सनल इंटरेस्ट का। ओके, अब क्या था पहले वाला हमारा, एक बार हल्का सा नज़र डाल लेते हैं इसके ऊपर। प्रेजेंट टाइम के अंदर अनएथिकल एनवायरनमेंट रहता है, तो हमको एथिकल प्रिंसिपल से क्यों लटकना है, अपने करियर को बचाते हैं, फैमिली के लिए हार्डशिप क्यों लेके आते हैं ना, वो वाला था। तो पर्सनल वैल्यूज़ और पर्सनल इंटरेस्ट का एक डायलेमा है। इट इज़ टेम्पटिंग टू टेक द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड मेंटेन द स्टेटस को, बट इट प्रमोट्स इनएफिशिएंसी एंड ब्रीड्स इनकम्पिटेंसी विच इन द लॉन्ग रन अफेक्ट्स द ऑफिसर एंड हिज और हर फैमिली। तो कह रहा है वो शॉर्ट टर्म में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, इट्स वेरी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी ना, भाई पर आपको ऑफर आया किसी के कुछ ब्राइबरी का, या फिर कहा कि यार ये पर्टिकुलर काम को पास मत होने देना, है ना, आप अपनी फैमिली को देखते हो फायदा, बोलते हैं हाँ तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। यू लुकिंग फॉर द शॉर्ट टर्म प्लेजर, नॉट लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म थिंग्स। सेकेंड वाले में था डूइंग व्हाट इज एथिकल शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द नंबर्स, एनी ग्रेट चेंज बिगिंस विद अ स्मॉल स्टेप। लाइन्स ऑफ महात्मा गांधी, मंडेला एंड मदर टेरेसा, लाइव्स है ये, लाइव्स LIVES etc. They are proof that a small number of people can bring change. Initially, one may get frustrated, but in the end, they are rewarded. Be the change you want to see. कहना चाह रहा है कि एक अकेला व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। उसने बताया था ना यहाँ पर कि फ्रस्ट्रेशन को लेकर के पहली बात उन्होंने कहा था कि आप इतने ज़्यादा अगर एथिकल बनोगे ना, तो पहली बात आप इनइफेक्टिव रहोगे, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा है ना, इतने बड़े सिस्टम के अंदर, और आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे अकेले रहोगे तो। बट हमने फिर एग्जांपल दी गांधी जी के, मंडेला जी के, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा के, कि उन्होंने भी अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाए थे। एंड इफ़ यू वांट टू ब्रिंग द चेंज वी हैव टू बी द चेंज। तीसरे में हम लोगों ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस वाली बात की थी। इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री कैन नेवर बी अटेन्ड थ्रू अनएथिकल मीन्स। इट मे सीम लुक्रेटिव इन द शॉर्ट टर्म, लुक्रेटिव मतलब लुभावना दिखाई देगा, बट इट ऑलवेज क्रिएट ट्रबल इन द लॉन्ग रन। एग्जाम्पल के लिए mindless exploitation of earth resources had led to the problem of climate change. Means are important, not only the ends. बहुत ज़रूरी लाइन है, बहुत सुंदर सा इसका एक्सप्लेनेशन छोटा सा। Then accepting favors and gratifications, however small, is both illegal and unethical. Such acts are the beginning of corrupt practice. यहाँ से शुरुआत हो जाती है छोटी छोटी इन चीज़ों में फंसने से, which is not only against foundation values which are expected of civil servant, but also against the ethos of public service. तो ये हमारे चारों पॉइंट्स हो गए। देन हम लोगों ने जो बात की ना, बी द चेंज यू वांट टू सी, उससे क्या होता है, इट माइट हैव टू फेस शॉर्ट टर्म पेन, आपको शुरुआत में तकलीफ हो सकती है, लॉन्ग टर्म गेन गारंटीड होता है। अपराइट कैरेक्टर ब्रिंग्स गुड नेम टू द फैमिली, आपके परिवार का नाम रोशन होता है, आसपास के लोग आप पर गर्व महसूस करते हैं। इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द अनएथिकल लैप्स इज नेग्लेक्टेड। फिर उसने कहा था कि अपनी एडवाइस क्या होगी फ्रेंड को, तो माई एडवाइस टू माई फ्रेंड वुड बी बीइंग एन एस्पिरेंट ही शुड ट्राई टू एक्वायर द वैल्यूज़ लाइक इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोबेटी। अभी यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे अब याद आ रहा है, इनको बॉक्स में डालना चाहिए था,
etc. He should try to do his duty according to the deontological ethics. There are many honest officers who have delivered effective public service without falling into the bias of corruption. एग्जाम्पल के लिए किरण बेदी, ई श्रीधरन, टी एन शेषन. ये अच्छा, ये एग्जाम्पल ये वाले क्यों दिए और क्यों नहीं दिए? क्योंकि उसने क्वेश्चन क्या किया था पता है? देखो कितने, मतलब यू हैव टू स्टे कनेक्टेड टू द क्वेश्चन. पहली बात तो सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसने एथिकल कंडक्ट की बात की थी पब्लिक सर्विस के अंदर ही. तो यार एग्जाम्पल शुड स्टिक टू द पब्लिक service domain only. Then he should consider civil services as not a job but a vocation for life which can bring a significant change in the lives of people. अब वे हेड उसने पूछा नहीं था, लेकिन क्वेश्चन इतना सुंदर था कि वे हेड लिखा जा सकता है. Inculcation of values should be done from school and homes so that the youth develop respect and optimistic views about ethics. Laws must be strengthened to deter people from adopting illegal practices. That's it. Finish. सारे जो पार्ट उसने पूछे थे हमसे, हम लोगों ने सब कुछ बता दिए, चारों पॉइंट्स का एनालिसिस भी कर दिया क्रिटिकल तरीके से, और इसकी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने उसको एडवाइस भी दे दी. ऑलराइट. और उसने ये भी पूछा था ना, व्हाट इज़ रॉन्ग इन अडॉप्टिंग सच थिंग्स, इसका हम लोगों ने स्टार्टिंग में बता भी दिया था. ऑलराइट. देन फिनिश ये वाला पार्ट. कल हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, अब अगले 2 केस स्टडीज़ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 वाली केस स्टडी है और ये क्वेश्चन नंबर 12 वाली केस स्टडीज़ है. साथ साथ करते रहिए एंड कीप सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव एंड थैंक यू वेरी मच. बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम.